स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत यूनिक वन शॉट होने वाला है ग्रेविटेशन का। कुछ बातें करना चाहूंगा वन शॉट को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली बात तो 9th क्लास का यूट्यूब पे मेरा ये पहला ऐसा वन शॉट है जो ऑफलाइन बच्चों के साथ आपको दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे यूट्यूब पे हमसे पढ़ रहे हैं, जो हमारे पेड बैच में नहीं है या ऑफलाइन में नहीं है, वो हमेशा से कहते हैं कि सर हमें भी एक बार एक्सपीरियंस लेना है आपकी ऑफलाइन क्लासेस का। तो मैंने पहले ग्रेविटेशन का वन शॉट रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक्सपेरिमेंट के साथ लास्ट ईयर वन शॉट अपलोड किया हुआ है और बहुत सारे बच्चों ने वो देखा भी है। तो क्यों ना इस बार कुछ नए तरीके से आपके पास ग्रेविटेशन का वन शॉट लेके आए। फिर मुझे लगा कि क्या पता बच्चों को अच्छा लगे ना लगे, तो एज अ ट्राई आप लोग का हेल्प चाहिए होगी मुझे कि मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशन का वन शॉट का पार्ट 1 यानी मास और वेट तक, बहुत सारे बच्चों का मास और वेट तक भी आता है एग्जाम में और फिर आधा आता है बाकी के एग्जाम में। तो मैंने ऑन सेफर साइड क्या किया, मास और वेट तक का वन शॉट यहां पे डाल रहा हूं। ये ऑफलाइन में जो हमारे बच्चे सामने बैठे होते हैं उनको जो पढ़ाया जाता है वो वाली रिकॉर्डिंग्स हैं। तो अगर आपको ये वन शॉट अच्छा लगता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसका पार्ट 2 भी ऐसे डालूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम अपने पेड बैचेस में और ऑफलाइन में कैसे पढ़ाते हैं। अब वन शॉट को शुरू करने से पहले, क्योंकि जब हम ऑफलाइन में होते हैं, पेड बैच में होते हैं, सामने बच्चे होते हैं, तो हम उनसे बातें भी करते हैं। तो मैंने उन सबको यहाँ पे कट करवाया, उसमें भी काफी मेहनत लगी है। तो कहीं कहीं पे बीच में आपको कट लगेंगे और ऑब्वियस बात है जो मास और वेट तक है वो 4 अलग अलग दिनों में जाके हुआ है, तो उनको हमने कंपाइल किया है, एक प्रकार से कंपाइलेशन दे रहे हैं आपको। तो कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि यार यहाँ पे तो कट लगा है, लेकिन कोई टॉपिक नहीं काटा है, कोई सवाल नहीं काटा है, बस जो काटा है वो है उनसे जो बात हो रही है आपस में, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। एंड सेकेंडली हमने इस वन शॉट की स्पीड को वैसे भी थोड़ा सा बढ़ा है, 1 से 1.2 के आसपास किया है। बट अगर आपको अभी भी ये स्लो लग रहा है, क्योंकि अगेन बच्चों के सामने होते हैं तो बहुत ज्यादा तेज नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। तो इसीलिए अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये धीरे है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, जो कि आप में से कुछ बच्चे देखने भी वाले हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वन शॉट का पार्ट 1 कैसा लगा। मैं पार्ट 1 इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये अच्छा नहीं लगेगा तो हम नॉर्मल तरीके से वन शॉट डालेंगे, पर मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जो एनर्जी फन के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो बहुत यूनिक लगेगी। बिकॉज जब हम कैमरा के सामने पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा लेस एनर्जेटिक होता है, लेकिन जो ऑनलाइन बैच होता है हमारा या लाइव क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे ही या ऑफलाइन क्लासेस में, थोड़ा सा एनर्जी लेवल अलग होता है। तो सोचा क्यों ना इस तरीके से आपको वन शॉट दें। वन शॉट देखो, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, और अगेन क्वेश्चंस भी कराए हैं बहुत बेहतर तरीके से। बट फिर भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स के साथ वन शॉट देखना है तो लास्ट ईयर का वन शॉट भी आप देख सकते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊं, ठीक है ना। चलिए भाई, ठीक है। तो आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर ऑब्वियस है कि ये फिजिक्स का चैप्टर है और ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। बिफोर कोविड ये एग्जाम्स में भी 2 पार्ट्स में आया करता था। अभी भी काफी बच्चों का ये 2 पार्ट में आ रहा होगा, जैसे मास एंड वेट तक आता है किसी का। मैं आपको एक शॉर्ट हिंट देता हूं, मतलब इस चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में आप कह सकते हो कि इस चैप्टर को आप 2 टुकड़ों में, 2 हिस्सों में बांट सकते हो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि टिल मास और वेट और फ्लोटेशन, तो ये दोनों क्योंकि एक चैप्टर का हिस्सा है तो बच्चों को लगता है कि वन आफ्टर अदर ही पढ़ा जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो इस चैप्टर को यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और चाहें तो यहां से भी, यानी इन दोनों चैप्टर्स के इन दोनों हिस्सों को अलग अलग बेटा अलग अलग पढ़ा जा सकता है। यहां पे मेनली हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू मी इस चैप्टर में अंदर इतना ही पढ़ाई होनी चाहिए थी, क्योंकि बाकी वाला जो हिस्सा है उसका ग्रेविटेशन से उतना लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर के बारे में, डेंसिटी के बारे में, मेनली इनके बारे में, जिनका इससे बहुत ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। तो इन दोनों को अलग अलग चैप्टर बनाया जा सकता था बहुत इजीली, बट फिर भी एनसीईआरटी ने इनको इकट्ठा बनाया, ऑल्दो ये बहुत डिफरेंट है। इसीलिए जब टर्म 1 टर्म 2 की पढ़ाई होती थी सिलेबस में, आपको पता होगा ना, ऐसे कुछ 3-4 साल आए थे हमारे जीवन में जहां पे टर्म 1 के पेपर अलग होते थे, टर्म 2 और टर्म 2 में टर्म 1 नहीं आता था। अब तो पूरी किताब आती। तो ये चैप्टर 2 हिस्सों में आता था मोस्टली स्कूल्स के अंदर। बट ठीक है, हमें तो इसे अब कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ना है। तो इस चैप्टर का पहला हिस्सा है ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले बात करेंगे ग्रेविटेशन जो है ये कैसी फोर्स है, कहां से आई, इसके पीछे का कारण क्या है। चलो, सबसे पहला सवाल, क्या आप सभी बात जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है? बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं आपको कि पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पढ़ते आए हैं हम लोग।
क्या आप में से कोई बच्चा इसका कारण जानता है कि ऐसा क्यों होता है? और आप तो फिर भी अभी 9th क्लास में बच्चे हो बेटा, बड़े बड़े विद्वान इसका कारण नहीं जानते, कोई नहीं जानता आज तक। सबने अपनी अपनी थ्योरियां लगाई हैं कि ऐसा होता होगा, ऐसे होता होगा, बट आज तक हमारी किताबों में इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि व्हाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका कारण ही नहीं है हमारे पास। और ऐसी फोर्सेस जिनका हमारे पास कारण नहीं होता है, रीजन नहीं होता है, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस। ऐसी 4 फोर्सेस है हमारे ब्रह्मांड में जिनको हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्सेस ऐसी हैं जिनका कारण हम आज तक नहीं जान। हम सबको पता है ये चारों फोर्स हैं, चलो इन चारों को छोड़ देते हैं, हमारा फोकस तो ग्रेविटेशन है। हम सबको पता है ना ग्रेविटेशन है, हम सबको पता है ना स्टाइलस छोड़ूंगा तो नीचे क्यों जा रहा है, बिकॉज धरती ने इसको खींच लिया, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन। बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आई ये कोई नहीं जानता। बहुत सारी थ्योरी है, ग्रेविटॉन्स, एंटी ग्रेविटॉन्स, मेसॉन्स, पाई मेसॉन्स, बोसॉन्स, एंटी बोसॉन्स, गालियां नहीं दे रहा हूं। द पॉइंट इज थ्योरी बहुत सारी है, लेकिन वो थ्योरी है, अभी तक वो लॉ या थीसिस या कुछ साबित नहीं हुआ है उनके बारे में। दैट इज वाई ग्रेविटेशनल फोर्स एक कौन सी फोर्स कहलाई जाती है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स एक कौन सी फोर्स कहलाई जाती है? फंडामेंटल फोर्स। इसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता। अब जब भी ग्रेविटेशनल चैप्टर शुरू होता है या ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं, हमेशा एक चीज दिमाग में आती है और वो है अर्थ। अब लेकिन यह बात भी ध्यान रखनी है कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ लगाती है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सन और मार्स के बीच में भी है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मून और सन के बीच में भी है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मून और प्लूटो के बीच में भी है? सर प्लूटो तो है ही नहीं अभी। अबे प्लूटो है, वहीं घूम रहा है, लेकिन अब वो प्लैनेट नहीं है। क्या नहीं है? घूम तो वहीं रहा है, पर अब वो प्लैनेट नहीं है, तो वहीं बाबू। अच्छा, क्या इस स्टाइलस, छोटे से 10 ग्राम के स्टाइलस और धरती के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है? चलो अब एक गहरा सवाल पूछने जा रहा हूं, क्या आप और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है? क्या आप और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो आंसर है नहीं, तो आंसर है यस। आंसर है यस। यहां पे आज हम एक नई चीज सीखेंगे। जब एक छोटे बच्चे को ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाई जाती है तो हमेशा ऐसे बोला जाता है कि अर्थ जिस फोर्स से हमें खींचे, अर्थ जिस फोर्स से हमें खींचे। पर बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगी जिनके पास मास होगा। जिनके पास मास होगा। तो क्या आपके पास कुछ मास है? yes, आप भी 30-40 किलो के तो हो गए, मैं माशाल्लाह 80 किलो का तो हूं बेटा। तो हम दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है। नहीं वो वाली नहीं, तो मैं इसकी आंखों में रोमांस दिख रहा है मुझे। अरे यार कितनी गंदी निगाह से देख रहा है बेटा। वो वाला अट्रैक्शन तो है, लेकिन हमारे बीच में एक और अट्रैक्शन भी है और उस अट्रैक्शन का नाम है ग्रेविटेशन। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के हर 2 ऑब्जेक्ट में? तो आंसर है यस, जिनके पास भी मास है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्टेंस। क्या इस कमरे में बैठे हुए आप और मेरे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो आंसर है यस, बिल्कुल। बट क्या दुबई में बुर्ज खलीफा के अंदर बिल्डिंग पे, ये देखो एक आंटी बैठी है, दिख रही है बेटा? अरे बोलो yes, क्या ये आंटी और मेरे बीच में या आंटी और आपके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी? इररिस्पेक्टिव उन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, इररिस्पेक्टिव दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के हर 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये तो फिर भी हमने अर्थ पे रह के बात की है। ये देखो बेटा, ये है अर्थ और अर्थ पे बैठा हुआ है चिंटू। अरे कोई बच्चा है। और ये मार्स पे बैठा हुआ है मिंटू। अरे बोलो बेटा yes, sir। और ये जुपिटर पे बैठा हुआ है जिंटू। हाँ बिल्कुल है। और ये सैटर्न पे बैठा हुआ है सिंटू। अरे अब बताओ क्या चिंटू मिंटू पे फोर्स लगा रहा होगा? yes, sir। बिल्कुल लगा रहा होगा। क्या चिंटू जिंटू पे फोर्स लगा रहा होगा? yes, sir। सिंटू पे लगा रहा होगा? सिंटू पे yes, और पिंटू yes, पिंटू समझ गया कहां बैठा है? yes, कहां बैठा है? क्या बात है, देखो कितने होशियार बच्चे हो तुम। तो क्या चिंटू पिंटू पे फोर्स लगा रहा होगा क्या? yes, सर ये बात हजम नहीं हो रही है हमें बेटा, ये कैसे हो रहा है सर कि दुनिया की अगर सर चलो ऐसा है कि आप यहां देखोगे सर, ऐसा करते हैं कमरे में सिर्फ आप और मैं रहते हैं, ठीक है बेटा? आपका अगर मन रोमांटिक हो रहा है तो अब इस कमरे में सिर्फ आप और मैं है, सिर्फ आप और मैं है, ठीक है बेटा? आप मैं। अब सुनो, अगर हम दोनों इस कमरे में, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? मतलब अट्रैक्ट तो हो रहे लेकिन पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बेटा हमारे बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे भी ज्यादा फोर्स हमारी धरती के साथ है।
हमारी धरती के साथ है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। इसको ना ग्रेविटेशनल फोर्स से उतना समझ नहीं आएगा, और चुंबक से समझते हैं। बेटा ये देखो, ये पड़ी है एक बहुत बड़ी चुंबक, वेरी लार्ज चुंबक, वेरी लार्ज चुंबक, ठीक है। और यहां पे, अरे सुनो यार, और यहां पे पड़ी हुई है एक मीडियम चुंबक, ठीक है बेटा। और ये मीडियम चुंबक ना इससे चिपक गई, इमेजिन कर लिया, यहां बहुत बड़ी चुंबक पड़ी है, इधर एक छोटी साइज, मीडियम साइज की चुंबक पड़ी, चिपक गई, ठीक है। गहरा सवाल है, अगर यहां पे एक छोटी सी चुंबक आती है, छोटी सी चुंबक, छोटी चुंबक, आप मुझे बताओ, क्या ये छोटी चुंबक, बस यस और नो चाहिए मुझे, ऑनलाइन भी चाहिए, क्या ये छोटी चुंबक इस मीडियम साइज की चुंबक पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होगी? yes, sir. लगा रही होगी। फिर भी ये मीडियम साइज की चुंबक उसकी तरफ जा क्यों नहीं रही? क्योंकि बड़ी वाली चुंबक ने मीडियम साइज की चुंबक को खींच रखा। बेटा बहुत बार ऐसा होता है, अट्रैक्शन होता है लेकिन दिखता नहीं है, गहरी बात। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि अट्रैक्शन होता है लेकिन हमेशा दिखे जरूरी नहीं। अब आप बताओ, ध्यान सुनना, अगेन बेटा देखो, आप जल्दबाजी में पढ़ोगे, कमजोर रह जाएंगे कंसेप्ट्स। ये देखो, ये स्टाइलस को मैं फेंकूंगा, ठीक है बेटा, आप बताओ ये कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा। अच्छा सुनो, लेकिन ये नीचे गिरा, इसको तो मैं भी खींच रहा हूं, इसको तो आप भी खींच रहे हो, इसको तो बोर्ड भी खींच रहा होगा, क्योंकि भैया दुनिया के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स होती है तो वह दूसरे को खींचते हैं। मैंने क्या बोला, जब मैं स्टाइलस को छोड़ूंगा तो ये स्टाइलस मेरी तरफ भी आना चाहिए था, आपकी तरफ भी आना चाहिए था, इस बोर्ड की तरफ भी जाना चाहिए था, बच्चों की तरफ भी जाना चाहिए था, इसमें भी जाना, लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ क्यों गया? क्योंकि धरती पे सबसे बड़ी चीज धरती है। अरे क्योंकि धरती पे सबसे ज्यादा मास धरती का है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन प्लीज बेटा, ग्रेविटेशन परिभाषा जानते हैं प्लीज, ग्रेविटेशन की परिभाषा। अट्रैक्टिव, इधर देखेंगे बस, कुछ लिखना नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेस, ड्यू टू देयर मासेस। यानी ये एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो दुनिया के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग जाएगी। भैया ये शब्द आपको मार्क करने होंगे, किसी भी दो ऑब्जेक्ट पूरे ब्रह्मांड में जिनके पास मास है, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी कह सकते हो या फिर क्या भी कह सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ही बात है, एक ही बात है। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये तो हम चलो समझ रहे हैं, एनी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में। बट फिर ग्रेविटी क्या होता है, आओ बात करेंगे। पर इससे पहले एग्जांपल के तौर पे, अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ, क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? यस। अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून, क्या ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है? ये तो हमने वैसे ही बचपन से पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ऑब्जेक्ट, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में भी क्या होगी? तो ये मत समझना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ, सन, मून, मास इनमें ही होती है, सब में होती है। इतना समझे क्या? चलो अब अगर मैं बात करूं ग्रेविटी क्या होता है, तो ग्रेविटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, यानी क्या कह सकते हो, इट इज स्पेशल, इट इज काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। यानी ये कौन सी फोर्स है? बस इसमें अर्थ है दूसरा, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑन और आउटसाइड अर्थ, है ना भाई? ऑन और अर्थ अगर अपने ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो रही है या अपने बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो रही है, तो उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। क्या कह देंगे? ग्रेविटी। बोलना मत इनमें से कौन ग्रेविटी है और कौन नहीं है, सोच लो बस। क्या पहले वाला ग्रेविटी है? यस, बिल्कुल।
इसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रेविटी। क्या दूसरा वाला ग्रेविटी है? इसको भी हम ग्रेविटी कह सकते हैं, लेकिन क्या ये ग्रेविटी है? इसको हम ग्रेविटी नहीं कह सकते। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए, बट अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते कैसे हैं। उससे पहले, इसको समझने से पहले, क्या आप सब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर, इन्वेंट तो गलत शब्द है ना, डिस्कवर किसने किया? तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ, कमाल का इंसान है भाई। कौन? न्यूटन जी, कमाल के इंसान। लगभग पूरी 9th, पूरी 10th, पूरी 11th, पूरी 12th, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको इंसान मिल जाएगा। 101% मिल जाएगा। 10th में भी लाइट चैप्टर मिलेंगे आपको, 11th में तो दोबारा से बहुत जगह मिलेंगे, 12th में फिर से मिले। आपको पता है लाइट एक EM वेव है, ये इन्होंने डिस्कवर किया था। अरे भाई साहब बहुत होशियार आदमी थे, बहुत होशियार। कुछ ज्यादा मौसम खराब है आज। चलो, इन्होंने क्या बोला भाई सुनो, इन्होंने क्या बोला कि कैसे निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्होंने कहा लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, बेटा बातें ना करो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस वाले ऑब्जेक्ट का मास है, लेट्स से हमारे पास कितना मास है इसका भैया? m1 मास है। कितना मास है? m1। और इसका मास है m2। कुछ भी है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, दोनों का बराबर, उससे क्या लेना देना। अब इन दोनों के सेंटर के बीच में, इन दोनों के सेंटर, इन दोनों का कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा। जरूरी नहीं है बॉडी स्फेरिकल हो, जरूरी नहीं है कि बेटा कोई बॉडी स्फेरिकल ही हो, कोई भी हो सकती है। आप और मैं, हम पे भी तो लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी डायग्राम के लिए हमने इनको ऐसा दिखाया बस। और इनके बीच में डिस्टेंस लेट से d है या r है। कई किताबें r लेते हैं, कई किताबें d लेती हैं। इमेजिन कर लो ये सन है और ये अर्थ है लेट से, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? छोटा d है। कितना है? छोटा d। लेट अस से, तो अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन any two objects is directly proportional to, ध्यान सुनना, directly proportional to product of masses and, ध्यान सुनना भाई, inversely proportional to square of distance between their centers। अब इसको डिकोड करें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास के प्रोडक्ट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ। मुझे ऐसा लिखना चाहिए था इसको, मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए था, यहां पे फर्स्ट लिखना चाहिए था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। अब हमको जोड़ते हैं इक्वेशन के हिसाब से। तो क्या ऐसा कहना ठीक कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके मासेस के प्रोडक्ट के, यानी जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उनका मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ेगा और फोर्स भी बढ़ेगी। 1 किलो का ऑब्जेक्ट और 2 किलो का ऑब्जेक्ट, तो 1 इंटू 2 2, 5 किलो का ऑब्जेक्ट 10 किलो का ऑब्जेक्ट, 5 इंटू 10 50। तो जितना मास बढ़ेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा और फोर्स भी बढ़ेगी। ये इन्होंने कहा अपनी पहली स्टेटमेंट में। और दूसरी स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब होता है अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, और वो भी डिस्टेंस के इनवर्सली नहीं है, उसके स्क्वायर के। सर अब ये स्क्वायर कैसे आया होगा बेटा? तभी तो वो न्यूटन जी है ना। हम कॉमन सेंस से बस ये बता पाएंगे कि डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स कम होगी। कितना कम होगी ये उन्होंने फॉर्मूला दिया। कैसे दिया ये पढ़ना आपको बड़े होके, ऑब्वियस बात है बेटा, पढ़ना है। अब आप सोचो ना 11th क्लास में भी चैप्टर है, कौन सा? ग्रेविटेशन। सेम चैप्टर का नाम है, कुछ तो अलग होगा। तो उन्होंने कहा कि भैया डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स कम तो होगी, लेकिन कैसे होगी? स्क्वायर टाइम्स। मतलब अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। स्क्वायर होता है ना। अगर आप डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दोगे तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को 10 गुना बढ़ा दोगे तो फोर्स 100 गुना कम हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को 15 गुना बढ़ा दोगे तो फोर्स 225 गुना कम हो जाएगी। स्क्वायर टाइम्स कम होगी। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर का मतलब क्या हुआ? क्या मैं यहां से ये डिस्टेंस नाप सकता हूं? मुझे पता हो यहां से नाप सकता हूं, यहां से
यहां से नाप सकता हूं, यहां से, ये यहां है भैया, इसको यहां ले जाऊं क्या? नहीं ना, क्योंकि भैया उनके सेंटर से ही डिस्टेंस नापना होगा, ये सबसे पहली शर्त है। इतना समझ गया? ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर क्या आ गया बोलो मेरे पास, m1 इनटू में m2, और नीचे आ गया मेरे पास d स्क्वायर। अब आप लोगों को अगर लॉज ऑफ मोशन चैप्टर याद हो तो लॉज ऑफ मोशन में आपको बताया गया था कि जब भी हमें प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाना होता है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। जैसे कि F = ma में जो कांस्टेंट आया था वो तो 1 ही आया था, लेकिन हर बार मैंने आपको बताया था 1 नहीं आएगा। तो अगर मैं यहां पे फोर्स प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगा दूं, इक्वल, तो यहां पे मैंने जो कांस्टेंट लगाया, मतलब मैंने नहीं लगाया, न्यूटन जी ने जो कांस्टेंट लगाया है वो लगाया है कैपिटल जी। क्या लगाया है? कैपिटल जी। और इस कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये जो कैपिटल जी है इसके दो नाम है, पूरा नाम इसका वैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है, लेकिन इसे प्यार से हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कह सकते हैं और बहुत प्यार से कांस्टेंट भी कह सकते हैं। समझ गए बेटा? बस इससे ज्यादा प्यार नहीं दिखाना है, इतना तो बोलना ही पड़ेगा। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा दुनिया में दो प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, अभी तो आपके जीवन में ज्यादा आए नहीं है। एक कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाती है, लेकिन एक कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में सेम रहती है। ये वो है जिसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में सेम है, बताऊंगा वो वैल्यू क्या, बट इसकी जो भी वैल्यू है वो पूरे ब्रह्मांड में, धरती पे, चांद पे, सैटर्न पे, प्लूटो पे, कहीं पे भी चले जाओ इसकी वैल्यू रहेगी फिक्स्ड। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या नाम पड़ा? यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू क्या है, बेटा आपको ना ऐसे आदत डालनी पड़ेगी इसको बोलने की कैपिटल जी, क्योंकि इस चैप्टर में दो जी आएंगे, एक कैपिटल जी आएगा, एक स्मॉल जी। अगर आप इसको कैपिटल जी बोलने की आदत नहीं डालोगे तो आप जी जी ही बोलते रह जाओगे, और जी जी बोलते रह जाओगे तो जो सामने सुन रहा है उसको समझ में नहीं आएगा कि आप कौन सा जी कह रहे हो, आप जी कह रहे हो या जी कह रहे हो। समझ गए? इसलिए आदत डालनी है कैपिटल जी, उसको आप जी बोलोगे सिर्फ, इसको आप कैपिटल जी बोलो ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है सुनो, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 11। अभी यूनिट पे भी आ रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 6.67 अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट भी काफी बड़ी है, क्योंकि आओ इसकी यूनिट के बारे में बात कर लें। सुनो, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि यहां से कैपिटल जी का फॉर्मूला बताओ, तो क्या फोर्स इंटू में डी स्क्वायर हो जाएगा? ये इतनी मैथ्स तो आती है। अपॉन में ये एम आ जाएंगे, अपॉन में ये एम आ जाएंगे। तो बाबू यहां से अगर मुझे पता लगानी हो यूनिट ऑफ कैपिटल जी, तो फोर्स की होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की होती है मीटर, उसका स्क्वायर है मीटर स्क्वायर। मास की होती है केजी, मास की होती है केजी। 2 केजी हो गए केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो केजी की पावर -2, केजी की पावर -2। आओ दोबारा, ये समझ में आया कैसे? जी कैसे निकाला? डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय m1 m2 के। ठीक है, अब यूनिट ऑफ जी कैसे निकालेंगे? तो भैया फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर स्क्वायर, मास की होती है केजी और केजी, केजी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो केजी की पावर -2। तो कैपिटल जी की यूनिट आ गई हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो अब इसकी वैल्यू पूरी क्या बनी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया ये वैल्यू फिक्स रहती है। हमने यहां पे लिखा है कि ये वैल्यू अर्थ पे है, या हमने लिखा है ये वैल्यू मार्स पे है, या हमने लिखा है ये वैल्यू धरती पे है, मधुबन चौक पे है, नागपुर में नहीं। हमने कहा इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है, ये बदलेगी नहीं। अच्छा, अब बताओ ये वैल्यू बड़ी है या छोटी है? छोटी है या बहुत छोटी है? क्योंकि 10 की पावर -11 है बेटा। कोई बच्चे बड़ी कह रहे थे, वो साइज में कह रहे होंगे, है ना बेटा? वैसे अगर देखें तो 10 की पावर -11 का मतलब होता है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस एक तो यहां है ना 6 6 7, ये वैल्यू है इसकी। तो लगभग जीरो ही होता है ये, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। यानी कि जो ये छोटा जी है
अच्छा छोटा जी दिखाई भी पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन जो ये बड़ा जी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, यही वजह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है, क्योंकि इसमें जो ये कांस्टेंट आता है इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, जो कि फोर्स, सर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटी फोर्स है। हाँ देखो दिखाता हूं, आपको अभी दिखाता हूं। ये स्टाइलस को नीचे कौन खींच रहा है? अबे अर्थ खींच रही है। इस स्टाइलस को नीचे कौन खींच रहा है? अर्थ। अर्थ, अर्थ के सामने मैं कौन हूं? कोई नहीं। अर्थ के सामने मैं कौन हूं? कोई नहीं। ये देखो मैं अर्थ से जीत गया। अरे यार गहरी बात है कि नहीं? अर्थ क्या चाहती है? देखो अर्थ में पंजा लड़ा रहे हैं एक प्रकार से, अर्थ कह रही है उसको नीचे खींचना। पंजा लड़ा रहे हैं, टग ऑफ वॉर तो खेल रहे हैं, अर्थ इससे नीचे खींच रही है। ये देखो, और हाथ तो बहुत, मैं अपनी चीची उंगली, लो चीची उंगली, चीची उंगली से हरा दिया मैंने अर्थ को। अर्थ, और द ओनली पॉइंट इज, अगर मैं 1 किलो का ऑब्जेक्ट उठाता हूं तो 1 किलो के ऑब्जेक्ट को अर्थ बहुत ताकत से नहीं खींच रही है, मेरी मस्कुलर फोर्स बहुत आराम से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर सकती है। अब आप सोचो, सन और अर्थ जितने बड़े मास अगर हो तो फोर्स फिर भी स्ट्रांग है, बट नॉर्मल केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत कमजोर फोर्स है। और आपको शायद पता ना हो, जो मैंने अभी आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस बताई थी, ये उनमें वीकेस्ट फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत वीक, बहुत कमजोर फोर्स कंसीडर की जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी, क्या बच्चों? वीक फोर्स, बहुत कमजोर फोर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सब तो हम करेंगे, लेकिन हमारे पास आज एक फॉर्मूला आया है फोर्स का, और वो फॉर्मूला क्या आया है? जी m1 m2 बाय कहां गया? आर स्क्वायर कह लो या डी स्क्वायर कह लो। आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद करना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या आसान भाषा में कहें तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। बड़ी बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं, ध्यान सुनना, ठीक है? कई बच्चे ना बहुत गलत समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। मान लो अगर मैं, मेरे पास ना जादुई ताकत है और मैं चुटकी बजाऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगी, मान लेते हैं, सिर्फ अर्थ की, ठीक है? समझ प्लीज, ठीक है ठीक है। तो अगर मैं चुटकी मारूंगा और ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगी, तो बोलना मत सोचो बस कि आप सबके साथ क्या होगा, बोलना मत सोचो आप सबके साथ क्या होगा, और मेरे साथ भी अगर मैं चुटकी मार क्या खत्म कर दूं तो क्या होगा। तो आप में ज्यादातर बच्चे सोचेंगे कि आप सब ऐसे हवा में उड़ने लग जाएंगे। गलत बात है, गलत बेटा, मैंने बोला ज्यादातर बच्चे, सारे नहीं बोला। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगी तो हम उड़ने लग जाएंगे, बट एक्चुअली ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं चुटकी मारूंगा और ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगी तो एक्चुअली आप सबसे पहले तो बहुत हल्का महसूस करोगे, बिकॉज अभी आप क्यों भारी महसूस कर रहे हो? क्योंकि आपको धरती अपनी तरफ खींच रही है। तो आप हवा में नहीं उड़ोगे, आप वहीं रहोगे लेकिन हल्का हल्का, समझ रहे हो? अरे यार, लेकिन अगर आपने हल्की सी फोर्स भी लगा दी ऐसे करके, ऐसे, समझ रहे हो? तो आप ऊपर चले जाओगे। क्या समझे? नहीं समझ पा रहे आप? इमेजिन करो कि जापानीज पार्क के अंदर एक अंकल रस्सा कूद रहे थे और मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म कर दी, तो समझ गया? लेकिन अगर कोई अंकल बेंच पे बैठे हुए थे तो वो एकदम से कहेंगे अरे ये हल्का कैसे महसूस हो रहा है, बस वो ऐसे नहीं भागे। लेकिन एक गहरी बात बोलूं, देखो समझने वाली गहरी बात है, लेकिन थोड़ा मान लो उन्हीं अंकल ने बैठे बैठे, गहरी बात है, सवाल है, देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, और मान लो अंकल जी ने रात को सुबह मूली के परांठे खाए थे। अरे इमेजिन करो ना यार, क्या एवरी एक्शन है। अच्छा अभी हम लोग जब मूली के परांठे खा के ऐसे गंदी गंदी हरकत करते हैं तो हम ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अबे यार मूली खा लो, किसी मर्जी के खा पे। अच्छा सुनो, सिनेरियो समझाना। ये रोड है और रोड पे स्पीड ब्रेकर है, क्या है? अभी देखो गाड़ी आ रही है, स्पीड ब्रेकर नीचे आ गई, पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, गाड़ी आएगी स्पीड ब्रेकर और होगा ना। पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तो होता धरती पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा। आपको पता है धरती कमाल की क्यों है? क्योंकि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना सटीक है कि उस पर इतना प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ जैसे कि जुपिटर वगैरह पे बिल्ड हो गया। आपको तो जुपिटर सैटर्न पे इतना हाई प्रेशर है कि वहां पे अगर आप ऐसे कार्बन गिर दो तो कोयला वो बन जाएगा डायमंड, इतना हाई प्रेशर है वहां। तो इंसान का क्या होगा? सोचो सर, इसका मतलब इंसान हीरा बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, जितना भी कार्बन है वो।
बट नॉट डायरेक्टली। द ओनली पॉइंट इज मरकरी का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कमजोर कि वो किसको मेंटेन नहीं कर पाया, एटमॉस्फेयर को। और आप सबको पता है चांद का भी बहुत कम है, चांद भी किसको मेंटेन नहीं कर पाया, चांद पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, पता है ना। तभी तो चांद पे लैंड करना मुश्किल था, हमने करके दिखाया। चांद पे लैंड करना मुश्किल क्यों था, क्योंकि चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अभी क्या होता है, धरती पे किसी को लैंड करना होता है, पैराशूट खोल देते हैं, हवा उसको आराम आराम से लैंड कराती है। भैया चांद पे तो क्या ही नहीं है, वहां सीधा ध्यान करके लैंड करना पड़ता है, अपने बूस्टर ऑन करना पड़ता है कि धीरे, वहां पे हवा तो है नहीं, पैराशूट खोल के क्या करोगे। अब अगर किसी को अकल नहीं है, वो तो चंद्रयान पे लगाया था पैराशूट, पर वहां तो क्या ही नहीं है, एटमॉस्फेयर, कोई फायदा नहीं है। द ओनली पॉइंट इज कि ग्रेविटेशनल फोर्स के हमारे पास बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला इसने हमें क्या दिया, एटमॉस्फेयर। इसने हमें सोलर सिस्टम दिया। सोलर, अगर हम सन के आसपास ना घूम रहे होते हमें सोलर एनर्जी मिलती, धरती पे लाइफ होती क्या, और धरती पे चीजें मेंटेन रहती हैं किसकी वजह से। एक पुरानी थ्योरी आपकी किताबों में लिखी हुई, हम भी लिखवाएंगे, लेकिन वो गलत साबित हो गई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से टाइड्स आती हैं। क्या आती हैं, वो थ्योरी गलत साबित हो चुकी है, बट अभी हमारी किताबों में से रेक्टिफाई नहीं किया गया। अभी आपको लिखना पड़ेगा कि धरती पे टाइड्स आते हैं, टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, वो ऐसा माना जाता है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड बाकी सब ऑब्जेक्ट, बट ऑल्दो वो करेक्ट नहीं है अभी तक वो किताबों में, लेकिन वही है, ठीक है। बट अगर हम इसको रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे कि क्या क्या ये हमारे जीवन में हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, तो आप कह सकते हो कि इट होल्ड्स सोलर सिस्टम। इसने हमारे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये हमारे लिए फिर फायदेमंद कैसे हो गया बेटा, सोलर सिस्टम के होल्ड होने की वजह से हम किसके आसपास घूम पा रहे हैं, सन। और आप सबको पता है कि सारी की सारी जो फूड चेन्स हैं, फूड साइकिल हैं, उन सब की शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है। प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं यूजिंग सनलाइट। प्लस सनलाइट ही हमारे धरती पे टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो इन शॉर्ट, धरती पे जीवन ना होता अगर हम सन के आसपास सही दूरी पे ना घूम रहे होते तो। सेकेंड, इट होल्ड्स एटमॉस्फेयर। ये हमारे सन के आसपास, अर्थ के आसपास क्या होल्ड करता है, एटमॉस्फेयर। देखो, हो सकता है कल को, परसों को, 1 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 1 लाख साल बाद मार्स पे जीवन, यू नेवर नो, हो सकता है ना, पूरे चांसेस। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि आने वाले करोड़ों खरबों सालों तक चांद पे तो जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं। और अगर हम अभी जितनी साइंस जानते हैं उसके हिसाब से अगर वहां पे एक फेक एटमॉस्फेयर क्रिएट भी करते हैं तो फिर से भाग जाएगा, बिकॉज मून की ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी स्ट्रांग नहीं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मून पे जीवन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आज से 500 साल पहले आप ये बोलो कि हम वायरलेसली बात कर पाएंगे तो बड़ा लोग हैरान हो जाएंगे। पहले ये काम सिर्फ भगवान कर पाते थे, यू नो, नारायण वो करते थे वायरलेसली बात। आज के डेट में देखो हम कर सकते हैं ना बेटा, वीडियो कॉल करो, बात करो, जो मर्जी करो। तो इसीलिए अब आगे आने वाले 500 साल में क्या होगा पता नहीं, क्या पता हम अपना कोई एटमॉस्फेयर बनाने की टेक्निक ढूंढ लें चांद पे। बट अभी तक लग रहा है कि बहुत मुश्किल सा, इम्पॉसिबल सा। लेकिन हमारी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी प्यारी है, इतनी सटीक है कि उसने किसको होल्ड किया हुआ है। आप देखो, बड़ी गहरी बात बोलूंगा, शायद समझ में भी नहीं आएगी आपको। धरती पे जीवन होना एक चमत्कार नहीं है। धरती ऐसी जगह, ऐसी स्पीड, ऐसे मास की है कि वो डिजायरेबल कंडीशंस है कि वहां पे क्या पनप पाई लाइफ। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? यानी अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्योंकि वो सन से एग्जैक्ट दूरी पे है, उसका साइज मास ऐसा है कि वो एटमॉस्फेयर को ऐसे होल्ड कर पाती है, और इंसान पे इतना प्रेशर नहीं लगा रहा है एटमॉस्फेयर कि इंसान फट जाए, इंप्लोड हो जाए, दब जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए धरती एक यूनिक प्लैनेट तो है, आप जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इट होल्ड्स थिंग्स ऑन अर्थ। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, चीजें धरती पे मेंटेन रहती हैं, थोड़ा रहना सहना हमारा आसान है धरती पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइड्स एंड वेव्स। टाइड्स एंड वेव्स आर कॉज्ड बाय कौन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और समटाइम सन। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल हम आज कर रहे हैं बेटा, है ना। इसके ऊपर ट्रिक व्रिक तक क्या ही कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। अब क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास आया Gm1m2/d², ये ना क्वेश्चन इसके बहुत इजी आते हैं, लेकिन जो मुश्किल है वो क्या है, कैलकुलेशन। तो जैसे इसके ऊपर मैं आपको आज 2 क्वेश्चन कराता हूं, एक थोड़ा सा आसान और एक थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है। चलो मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है, इधर देखेंगे बस, कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg and 10 kg respectively have distance of 1 kilometer between their centers
फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब देखो सवाल कितना बेसिक है। सवाल क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलो है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 किलो है, उनके बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। क्या किलोमीटर पसंद है आपको? मेरे को तो नहीं है, क्योंकि एसआई यूनिट मीटर होती है, तो मैंने इसको 1000 में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इनके बीच में क्या निकालनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, m1 m2 बाय डी का स्क्वायर। अब g की वैल्यू है 6.67 इंटू में 10 के पावर -11। m1 मास हमारे पास 1 किलो है और m2 मास हमारे पास 10 है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो 1000 है। क्या 1000 को मैं 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूं? तो 10 की पावर 3 का हमें लेकिन क्या भी तो करना है, स्क्वायर भी करना है। अब अगर आप बेसिक मैथ्स जानते हो तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 की पावर 6 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 की पावर 5 बचेगा। ऊपर कौन है? 10 की पावर 11 और 10 की पावर 5 उसमें माइनस होकर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर -16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो जो हमारे पास फोर्स आ गई वो आ जाएगी 6.67 इंटू में 10 की पावर -16 न्यूटन। 10 की पावर माइनस, अब आप पता मुझे 10 की पावर -16 न्यूटन, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है? बहुत छोटा नंबर है, बहुत ज्यादा छोटा नंबर है? बहुत ज्यादा छोटा है, उससे भी ज्यादा छोटा है? बहुत ज्यादा छोटा है। और होना भी चाहिए, बिकॉज हमने दो मास लिए, एक 1 किलो का लिया और एक 10 किलो, और ऊपर से उनको कितनी दूर रख दिया? 1 किलोमीटर। तो ना के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उनके बीच में, और हमने आपको बताया भी था कि ये एक बहुत वीक फोर्स भी है। चलो अगर आप 1 किलोमीटर दूर ना भी रखते उनको, अगर आप उनको चिपका के भी रख देते, 1 मीटर दूर भी रख देते, तो भी आंसर 10 की पावर -10 रेंज का आता, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। अब ऐसे वाले सवाल तो हो जाएंगे, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, और जनरली एग्जाम में भी ऐसे आते हैं। बट कई बार कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे टेस्ट में कोई सवाल डाल देते हैं एनसीईआरटी के उठा के। मैंने आपको शायद बताया था एनसीईआरटी के सवाल मोस्टली बेस्ड होते हैं रियल वैल्यूज पे, कि वहां पे अगर मून का मास लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट लिखा होगा, अर्थ का लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट होगा, जिसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ। और जैसे एक सवाल करते हैं कि इफ अ प्लैनेट ऑफ मास 2.5 इंटू में 10 की पावर 15 kg is present at distance 5 into 10 की पावर माइनस क्यों 5 into में 10 की पावर 10 मीटर from center of earth and mass of earth is 5 into में 10 की पावर 24 kg। वैसे 6 into में 10 की पावर 24 kg होता है, मैंने कैलकुलेशन के लिए 5 ले लिया, बट चलो कोई नहीं, अब गलत मैसेज भी ना मिल जाए। क्या होता है? 6 into में 10 की पावर 24 kg। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो अब पहले सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें गिवन है। हमें मास ऑफ प्लैनेट, मैं उसको 1 मान रहा हूं, 2.5 into 10 की पावर, और मास ऑफ जो अर्थ है जिसको मैं m2 मान रहा हूं 6 into में 10 की पावर 24 kg है, और इनके बीच का डिस्टेंस मुझे गिवन है 5 into में 10 की पावर 10 मीटर गिवन। तो डेटा तो मेरे पास सारा ही है, बस मुझे अब कैलकुलेशन करनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। जी हो गया 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। अच्छा ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन में ही बोला होता है कि जी की वैल्यू ले लो 6.7। क्या ले लो? बहुत बार क्वेश्चन में ही बोल रखा होता है कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या ले लो? 6.7 इंटू में 10 की पावर -11। तो फिर आपको वहां 6.7 ही लेनी होगी, और नहीं बोल रखा हो तो ये लेनी है। मास m1 कितना हमारे पास? 2.5 इंटू 10 की पावर 15, और हमारे पास अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू में 10 की पावर 24 अपॉन में इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 5 इंटू में 10 की पावर 10, इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पे आपको एक टेक्निक बताता हूं, छोटी सी टेक्निक क्या है कि आप जो भी 10 की पावर्स हैं उनको अलग लिख लो, और जो भी नॉन पावर वाली चीजें उनको अलग लिख के कैलकुलेट करो। जैसे कि मेरे पास F इज इक्वल टू, एक तो मेरे पास क्या है 6.67 है, एक मेरे पास क्या है 2.5 और एक इंटू में 6 है। यहाँ पे 2.5 है और एक इंटू में 6 है, डिवाइडेड बाय एक मेरे पास क्या है नीचे 5 का स्क्वायर है। क्या है? 5 का स्क्वायर है। अब इंटू में 10 की पावर देख लेते हैं। एक है 10 की पावर -11 और एक है 10 की पावर 15 और एक है 10 की पावर 24। तो 10 की पावर -11 प्लस 15 प्लस 24, समझ गए क्या? एक है 10 की पावर
एक 10 की पावर क्या है -11, एक क्या है 15 और एक क्या है 24, और नीचे 10 की पावर 10 का स्क्वायर है तो 10 की पावर 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे भैया, तो ये मेरे पास बच गया 6.67। क्या 2.5 को मैं 25 डिवाइड बाय 10 लिख दूं? अबे बोलो। और 5 का स्क्वायर भी क्या होता है, क्या ऐसे कैंसिल हो गया? इसको इससे काट दो, चलो भाई, तो फोर्स आ जाएगी 6.67। अगर मैं इसको 10 से काटूंगा तो 0.6। बोलो। अब 10 की पावर देख लेते हैं, तो 15 और 24, 15 और 4 तो हो गया 19, 19 और 20 हो गया 39, 39 में से 11 गए 38, 28 हो गया। ऊपर आ गया 10 की पावर 28 और नीचे है 10 की पावर 20। बेसिक मैथ्स हो गई है, इसको काट दिया तो 10 की पावर 8 आ गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4.002 इंटू में 10 की पावर 8 न्यूटन। चलो आप मुझे बताओ कि फोर्स अब तो खैर खास अच्छी आई है बेटा, क्योंकि आप मास इतने बड़े हैं, आपने अर्थ और एक प्लैनेट, अबे मून कहां से आ गया, अर्थ और एक प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली है, तो मास बहुत बड़े हैं। इतने बड़े मास होने के बावजूद भी अगर आप देखो तो फोर्स जो है वो लाखों में ही आई है, करोड़ों में ही आई है। और लाखों न्यूटन की फोर्स तो हम एक हथौड़ा खींच के अगर मारेंगे दीवार पे तो भी पैदा हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास एक टॉपिक स्टार्ट होता है और इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा, फ्री फॉल। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे एक बड़ा बेसिक सा सवाल पूछूं, मुझे एक पेज, पिन पेज मिलेगा, पिन पेज, हाँ ये दे दो, क्लासमेट का दोगे, महंगा वाला। तो अगर मैं आपसे बोलूं जैसे ये हमारे पास, अच्छा ये दोनों पेज हमने पिन पेज क्यों लिए, क्योंकि दोनों पेज लगभग बराबर होंगे, एज्यूमिंग दैट कि दोनों पेज लगभग क्या है बच्चों, बराबर। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि लगभग मान लेते हैं कि दोनों पेजेस बराबर हैं, तो ऑब्वियसली बात है, देखो अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा, हम विद्या को फेंक नहीं रहे, विद्या की मदद से विद्या को पढ़ रहे हैं, बाद में चूम लेंगे, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं तो क्या इसका नीचे आना बहुत अनसर्टेन है? चलो मान लेते हैं ये पेज नीचे आया इन 3 सेकेंड्स, तो क्या गारंटी देते हो ये भी 3 सेकंड में आएगा? क्या पागल आदमी है ये? इसी का हमें अगर हवाई जहाज बना दूं तो पेपर तो, अरे हवाई जहाज बनाने से क्या मार्क बदल गया? चलो सुनो सुनो सुनो, अगर मैं दोनों को साथ गिरता हूं तो क्या दोनों साथ नीचे आने चाहिए, बिकॉज अब तो मास सेम है। पर अगर मैं यहां पे मान लो एक को क्रश कर दूं, क्या कर दूं? क्या मास बदल गया इसका? क्या मास बदल गया इसका? लेकिन अब बताओ नीचे कौन आएगा? अब ऐसे बात है, बॉल नीचे आएगी, ये तो आप गिरा, बोलो बेटा। द पॉइंट इज कि यहां पे हम फ्री फॉल की पढ़ाई कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि फ्री फॉल का मतलब होता है कोई भी चीज का नीचे गिरना ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी और फोर्स नहीं लगनी चाहिए। सर इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। क्या लग रहा है? एयर रेजिस्टेंस। वही रजिस्टर वापस मिलेगा मुझे। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन हल्का है और कौन भारी? तो अगर मैं इन दोनों को छोड़ूंगा तो पहले कौन गिरना चाहिए? तो कौन गिरना चाहिए बताओ? कॉपी गिरनी चाहिए, रजिस्टर गिरना चाहिए, क्योंकि इसका मास ज्यादा इसलिए नहीं बे। आप समझते हैं क्यों? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस पेपर को इसके ऊपर रख दूंगा, सुनो सुनो, अगर मैं इसके नीचे रखता हूं चीटिंग होती है, क्योंकि आप कहते हैं रजिस्टर गिर रहा है तो साथ में पेपर को लेके जा रहा है। अबे बोलो बे। अगर ऐसा है कि भैया एयर रेजिस्ट, अगर ऐसा है कि भारी चीज पहले गिरती है तो ऑब्वियस सी बात है अब भी तो पेपर को बाद में गिरना चाहिए, बट अब तो दोनों साथ गिर रहे हैं, क्योंकि बेटा सारा का सारा खेल एयर रेजिस्टेंस का है। अब क्या देखो होता क्या है, क्योंकि ये भारी ऑब्जेक्ट है तो हवा की वजह से ये अपना पाथ नहीं बदलता। लेकिन आप जरा इसके पाथ को देखो, इमेजिन करो, आप इमेजिन करो मैं नहीं हूं इस कमरे में, मैं दिखा रहा हूं आपको बच्चों, शाबाश। अब देखो जब ये पेपर ड्रॉप होता है ऐसे से जाता है, मैं दिख रहा हूं आपको। आप मुझे बताओ कि इस पेपर ने जो पाथ लिया, पाथ क्या इस पेपर ने पाथ ऐसा लिया कुछ? लेकिन जब मैंने इसको बॉल बनाई, जिंगल बेल बॉल बनाई, क्या बनाई? तो ये बॉल ने ऐसा पाथ लिया। बात समझ में आई? अब रजिस्टर ऐसे पाथ में क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि ये इतना भारी है कि हवा इसके पाथ को बदल नहीं सकती। तो दोनों, लेकिन अगर आप हवा हटा दो तो दोनों ऐसे गिरेंगे और एज अ रिजल्ट दोनों को सेम टाइम लगेगा नीचे आने में। चलो फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल क्या है? When an object falls from any height under the influence of gravitational force only, यहां पे जो सबसे महंगा शब्द है बेटा वो क्या है?
ओनली। सबसे महंगा शब्द यहां पे कौन सा है? ओनली, यानी और कोई फोर्स लगनी नहीं चाहिए। इट इज नोन एज फ्री फॉल। इन द केस ऑफ फ्री फॉल नो चेंज ऑफ डायरेक्शन टेक प्लेस, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती है? बिकॉज धरती या कोई भी चीज अपनी तरफ उसे खींच रही है, खींच रही है तो क्या बढ़ेगी? वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है? बिल्कुल, वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है उसके पास कुछ क्या है? एक्सेलरेशन है। अब फ्री फॉल के वक्त जो एक्सेलरेशन बॉडी के पास आता है, इसको एक नया नाम दिया गया है और वो नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम दिया गया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई नया एक्सेलरेशन नहीं है, ये बस कौन सा एक्सेलरेशन है? जो किसकी वजह से आता है? फ्री फॉल। फ्री फॉल के दौरान जो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा उसे कहा जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल जी से। क्या? स्मॉल जी से। इसलिए मैंने कहा था बेटा इस चैप्टर में 2 जी आएंगे, तो इसलिए आप ऐसे आदत डालेंगे, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ऐसे करके। ठीक है बेटा? तो अगर कोई चीज ऊपर से गिर रही है तो क्या धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? यस, क्योंकि धरती उस पर क्या लगा रही है? फोर्स। और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, फोर्स लगा रही है, तो उस पर क्या भी होगा? एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन को हमने नया बस नाम दे दिया है, वो एक्सेलरेशन ही, और वो नया नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी से। अब अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका फॉर्मूला यहां पे हम लोग डिराइव करें, तो बेसिकली हमें शो करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू मास इंडिपेंडेंट होती है। हम यहां पे अलग अलग चीजें करने वाले, लेकिन करेंगे एक ही, एग्जाम में अलग अलग तरीके से आती है। सबसे पहला क्या आता है? सुनो, शो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो स्मॉल जी है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम में कैसे आती है? क्या शो करो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किस पे डिपेंड नहीं करता? मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ये एग्जाम में ऐसे भी आता है कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ये ऐसे भी बहुत आता है। सबका तरीका एक ही, काम एक ही, लेकिन आपको ऐसे बोल देंगे शो करो ये मास से नहीं डिपेंड करते, और ऐसे बोल देंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी। या फिर ये एक और तरीके से पूछा जाता है, और वो ये है कि भैया फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी। हम लोग स्मॉल जी का क्या निकालने जा रहे हैं? फॉर्मूला। बात एक ही है, सब एक ही। चलो शुरू करते हैं। स्मॉल जी निकालना मतलब बेसिकली हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालना है। बस वो एक्सेलरेशन को नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी, सुनो, ये अर्थ है भाई, और अर्थ का मास मैं लेट से मान रहा हूं me, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m0। क्या मास है इसका? m0 मास है इसका, m0। और ये m0 मास नीचे की तरफ गिर रहा है। अब गिर रहा है तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन को हम क्या बोलने वाले हैं? जी। अभी फिलहाल ये मान लेते हैं कि ये जो मास है ये अर्थ के सेंटर से टोटल h हाइट पे है, टोटल h हाइट पे, समझ रहे? और वहां से गिर रहा है नीचे, टोटल h हाइट पे। इस h हाइट में सरफेस से ऊंचाई भी आ गई और अर्थ का रेडियस भी आ गया। आप समझ गए ना? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये अर्थ है भाई, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसके सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो आप मुझे बताओ क्या अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस 0 होगा? हमने कहां से डिस्टेंस निकालने की बात की है? तो सेंटर से, तो क्या वो उसका रेडियस ही हो जाएगा? पर अभी तो वो ऊंचाई पे है ना। अगर वो ऊंचाई पे है तो इस हाइट में दोनों आ गए, ये ऊंचाई भी आ गई और रेडियस। डेरिवेशन करने जा रहे हैं, आ जाओ। अब सुनो, क्या ऐसा कहना ठीक है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के लॉ के हिसाब से जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी उसका फॉर्मूला होगा जी m1। क्या m1 m0 है? m2 मास ऑफ अर्थ है, अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस h² है। तो भैया ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन जी के सेकेंड लॉ के हिसाब से हम सब जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट का मास है, इनटू में उसका एक्सेलरेशन होता है। ये हमने F = ma न्यूटन जी के सेकेंड लॉ से प्रूफ किया हुआ है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। तो क्या इस केस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो जी है? क्योंकि जब फ्री फॉल हो रहा होता है तो हमने एक्सेलरेशन को बस एक नया नाम दिया है, वो नाम क्या है?
स्मॉल जी है। तो इसको आपने मान लिया था फर्स्ट इक्वेशन, इसको आपने मान लिया था फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो एम नॉट जी, क्या एम नॉट जी आ जाएगा जी एम नॉट एम ई अपॉन में एच स्क्वायर, ये इसके बराबर आ गया ना। अब मैथ्स कहती है क्या मैं एम नॉट से एम नॉट कैंसिल कर सकता हूं? अगर मैं एम नॉट से एम नॉट को कैंसिल कर सकता हूं, एम नॉट से एम नॉट अगर कट गया तो क्या मेरे पास जो छोटा जी है इसका फॉर्मूला आ गया कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में हाइट का स्क्वायर। अब ध्यान से फॉर्मूले को देखो, क्या ये छोटे जी और बड़े जी में एक रिश्ता है? तो भैया इसलिए अगर बोला जाए कि रिलेशन निकालो बिटवीन कैपिटल जी स्मॉल जी तो भी यही करना। अब आप मुझे बताओ क्या ये छोटे जी का फॉर्मूला भी है? तो अगर फॉर्मूला ऑफ छोटा जी बोला जाए डिराइव करने को तो भी यही करना है। अब आप मुझे बताओ क्या जो छोटा जी है उसके पूरे के पूरे फॉर्मूले में कहीं पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है? ये किसका मास है? ये किसका मास है बे? तो इसमें ऑब्जेक्ट का मास है क्या? बेटा ये स्टाइलस है, ये पेपर है, दोनों को छोड़ रहा हूं। दोनों के लिए जो जी होगा, जो एक्सेलरेशन होगा छोटा जी, क्या उन दोनों के लिए कैपिटल जी बराबर है? क्या इन दोनों के लिए मास ऑफ अर्थ बराबर है? क्या दोनों सेम ऊंचाई से छोड़े गए हैं? अभी जो हमने वीडियो देखी उसमें एक पंख छोड़ा और एक बॉल छोड़ी, क्या दोनों को सेम ऊंचाई से छोड़ा? दोनों के लिए एच सेम था क्या? क्या दोनों को धरती पे छोड़ा तो दोनों का मास सेम था धरती का? ये क्या बकवास था? धरती का धरती 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 बेटा, समझ गए क्या? पक्की बात है। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, अगर हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दे, देखो आओ, पहली बात तो नोट का पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखो इतनी मैथ सबको आती होगी कि अगर h बड़ा तो g कम हो जाएगा। अबे इतनी मैथ तो सबको आती है कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर h बड़ा तो g, अगर h बड़ा तो h की मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी? h की मिनिमम वैल्यू होगी अर्थ के सरफेस पे। सर ये कैसे? देखो बेटा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये अर्थ है, कौन है? यहां पे जो हाइट है वो यहां पे हाइट और यहां पे हाइट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सबसे कम हाइट कहां है? क्या उससे कम हाइट हो सकती है? प्लीज गंदी बातें मत करना, गड्ढा खोद के अंदर घुस जाओ। हाँ घुस सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं प्रैक्टिकली तो हम अर्थ के सरफेस पे है ना। अगर मैं उससे ऊपर जाऊंगा तो क्या हाइट बढ़ेगी? और हाइट बढ़ेगी तो क्या जी की वैल्यू कम होगी? इसका मतलब जी मतलब छोटा जी, जी मतलब छोटा जी, बड़ा जी तो फिक्स है ना बेटा। इसका मतलब क्या माउंट एवरेस्ट पे छोटे जी की वैल्यू अलग होगी? सबको पता है माउंट एवरेस्ट हमारे धरती के सरफेस से लगभग 8-9 किलोमीटर ऊपर है। अब अगर वो 8 किलोमीटर ऊपर है, 9 किलोमीटर ऊपर है, तो जहां पे भी अभी हम हैं वहां के लिए फॉर्मूला है जी एम अपॉन में, मान लो हम अगर मान लो अर्थ के सरफेस पे हैं, कहां पे हैं? तो हम कहां पे हैं? आर ई पे। अबे कहां पे हैं? लेकिन अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए तो आर ई में 8 और ऐड नहीं हो जाएगा क्या? और अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो क्या जी कम नहीं हो जाएगा? यानी माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब एक बड़ा गहरा सवाल पूछता हूं, मैं यहां पे पोडियम के नीचे हूं अभी, अगर मैं पोडियम के ऊपर जाऊंगा तो क्या जी के लिए बदली होगी? ये लेकिन वो ना के अगर धरती पे रह के वैल्यू कितनी है तो ऊपर आके 9.799999999 जो कि लगभग क्या ही है 9. इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो कह रहा हूं हम तो जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे मतलब सवाल करने के लिए तो भी हम जी की वैल्यू को नहीं, हम पता है जी की वैल्यू कब चेंज करेंगे? एक सैटेलाइट है जो 32,000 किलोमीटर पे उड़ रही है, वहां पे हम जी की वैल्यू क्या करेंगे? चेंज। पोल से इक्वेटर में थोड़ा बहुत चेंज लेके आएंगे, न्यूमेरिकल्स करते हुए हम जी की वैल्यू चेंज। मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, सर बॉल ऊपर गई, जी की वैल्यू बदलनी चाहिए, हाँ बदलनी चाहिए, बट वो इतना कम बदलाव है कि हम उसे इग्नोर कर देंगे। ओके है क्या? बट फिर भी क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ the distance between the object and center of earth will be equal to the radius of earth and because of the distance of the object is negligible at comparison to the radius of earth। यानी वो ये कह रहा है कि अगर पिछले डायग्राम के रिस्पेक्ट से जो कि हम ऊपर थे, अगर हम सरफेस पे आ जाएं तो ये हो गया m0 और ये अर्थ तो कौन हो गया me, तो उनके बीच का जो हाइट है क्या वो अर्थ का रेडियस ही हो जाएगा? और अगर ऐसा है तो हमारे पास जो छोटे जी का फॉर्मूला आया वो आया है बड़ा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में हाइट का स्क्वायर आया था ना। तो क्या मैं हाइट की जगह रेडियस लिख सकता हूं क्या? लेकिन ये सिर्फ कब लिख सकता हूं? जब मैं हूं एट सरफेस।
एट अर्थ का सरफेस का मतलब होता है हम सी लेवल पे खड़े हैं। कहां खड़े हैं? समुद्र किनारे को अर्थ सरफेस माना जाता है और दिल्ली अर्थ के सरफेस से ऊपर है। समुद्र किनारे मतलब गुजरात में हो आप, गोवा में हो आप, मुंबई में हो आप, केरला में हो, समुद्र किनारे हो तो आप अर्थ के सरफेस पे हो। What will be the effect on value of G when we go up? देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास छोटे g का फॉर्मूला आया था कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में h का स्क्वायर। अब हम ये भी जान गए थे कि जो g की वैल्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? h स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? h स्क्वायर। जिसका मतलब है कि इफ वी गो अप द हिल, कैसा कहना ठीक है? हाइट विल इंक्रीज। और अगर हाइट इंक्रीज हुई विच विल डिक्रीज वैल्यू ऑफ जी। और एक यहां पे नोट का पॉइंट भी देना चाहूंगा मैं आपको कि वैल्यू ऑफ जी यानी स्मॉल जी इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ के सरफेस पे हो तो जी की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। यानी कि आप अगर ऊपर जाते हो तो भी जी की वैल्यू कम होगी। और बड़ी हैरानी वाली बात है अगर आप बिलो दी सरफेस जाते हो, ये मैं आपको कारण नहीं दे पाऊंगा अभी क्योंकि आप बहुत छोटे हो, तो भी जी की वैल्यू कम होगी। देखो मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर आप धरती के अंदर जाओगे तो एच कम होगा, एच कम होगा तो जी बढ़ना चाहिए था, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक हिंट दे सकता हूं, जब आप बाहर थे सरफेस पे थे तो पूरी अर्थ आप पे क्या लगा रही थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। हिंट दे रहा हूं, ज्यादातर को समझ में नहीं आएगा, समझना है भी नहीं तो स्ट्रेस मत लेना। लेकिन अगर बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट मैं धरती के अंदर ले जाता हूं तो आप पूरी धरती उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगी, आप सिर्फ इतना हिस्सा लगाएगा जो उसके नीचे, तो बाकी सारा अर्थ का एक बड़ा मेजर मास उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा पाएगा। इसको हम विद प्रूफ 11th क्लास में पढ़ेंगे। मैंने बताया था 11th क्लास में सेम चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। 11 में फिजिक्स की 2 किताबें होती है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है। द ओनली पॉइंट इज कि जी की वैल्यू ऊपर जाने पे तो कम होती है, ये तो बड़े आसानी से हम फॉर्मूले समझ सकते हैं क्योंकि एच बढ़ेगा तो जी कम होगा। लेकिन नीचे जाने पे, अंदर जाने पे भी जी जो है वो कम होता है। ये बड़ा हैरान कर देने वाला है जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे 11th क्लास में। ठीक है, अब बात करते हैं जी यानी छोटे जी की अर्थ के सरफेस पे वैल्यू क्या रहती है, क्या वैल्यू होती है इसकी औसत समझें। अगर हम पहली बात तो अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, अच्छा ठीक है ओके, क्या अर्थ स्फेयर है? नो बेटा, अर्थ है एक फ्लैटेंड स्फेयर। क्या है? आप मुझे नहीं पता शेप को क्या कहना चाहिए, बट अभी के लिए आप एक संतरे जैसी शेप समझ लो जो थोड़ी सी ऊपर से क्या है? फ्लैट है। इसको ओवल भी नहीं कह सकते क्योंकि ओवल भी काफी डिफरेंट शेप होती है, लेकिन आप समझो कि एक, जैसे मैं इसी में अगर एक बदलाव करूं आपको कि बेटा देखो थोड़ा सा ऐसे हो गया, समझ गया? ये परफेक्ट स्फेयर नहीं है। यानी अर्थ आप रफली कैलकुलेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, अब आप इस डायग्राम में भी अगर देखो जो हमारे पास डायग्राम है तो अर्थ एक आपको स्फेयर लगेगी बिकॉज ये बहुत बड़ा स्फेयर है। बट अगर ये एक्चुअली में एकदम एग्जैक्ट स्फेयर होता तो क्या सेंटर से यहां का, ओहो, क्या सेंटर से यहां का और सेंटर से यहां का डिस्टेंस सेम रहता? बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इक्वेटर का डिस्टेंस यानी यहां से यहां का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा बड़ा है और ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा कम है। इसका मतलब अर्थ थोड़ी सी पोल से दबी हुई है, फ्लैट नहीं है, दबी हुई है। बात समझ में आए बेटा? तो अभी के लिए आप इतनी सारी बातों पे ध्यान मत दो, अभी के लिए तो हम अर्थ को क्या मान रहे हैं? एक स्फेयर मान रहे हैं। अब अगर अर्थ एक स्फेयर है तो लेट्स से उसका रेडियस है RE, और अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे ही पड़ा हुआ, अब आप कॉमन सेंस लगाओ, यहां तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसा दिखा रहे हैं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है जो अर्थ पे पड़ा हुआ है बेटा? ये बक्सा जो मैंने बना दिया 4-5 देश जितना बड़ा हो गया ये, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे पड़ा हुआ बक्सा दिखेगा भी नहीं आपको, यहां कहीं होगा। ये बहुत बड़ा है, ये भी 2-4 शहर हैं। अरे रोहिणी तो है कम से कम यार, तो रोहिणी इतना बड़ा बक्सा कहां से आ रहा है? तो आप ये देखो, ये रहा, देखिए ठीक है। बट अभी के लिए यहाँ पे हमारे पास एक क्या पड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम बना बहुत बड़ा रहे हैं, बट आपको समझना होगा कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वही डिस्टेंस भी है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है तो एट सरफेस, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसको जियोइड शेप कहते हैं। नहीं बेटा, इलेप्टिकल शेप गलत है। इलेप्टिकल एक 2 डायमेंशनल शेप होती है, बट हाँ जहां तक मुझे लग रहा है आर्य वर्मा सही कह रहा है, इसको जियोइड शेप कहते हैं। मुझे याद भी आ रहा है ये वर्ड, मैंने कहीं पढ़ा है। हाँ हाँ, तो ये हमारे पास क्या है? m0 है। क्या है? एज ऑब्जेक्ट
एज ऑब्जेक्ट इज एट सरफेस ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के कहां पे है, सरफेस पे है, तो क्या हाइट रेडियस के बराबर हो गया, हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया। तो भाई जो हमारे पास छोटा जी था वो था कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, अगर आप अर्थ पे हो तो ये, अगर आप मून पे चले गए तो मास ऑफ मून हो जाएगा, ये आप मार्स पे चले गए तो मास ऑफ मार्स हो जाएगा। और हाइट की बजाय जो हमारे पास h स्क्वायर होता था, क्या अब वो जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे छोटे g की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल G होता है 6.67 इंटू में 10 के पावर -11, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू में 10 के पावर 24, और अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। कितना होता है 6400 किलोमीटर, जिसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6.4 इंटू में 10 के पावर 6 मीटर भी आप लिख सकते हो। ये अर्थ का रेडियस होता है, अर्थ का रेडियस होता है। यानी अगर आप अर्थ में सरफेस से गड्ढा करना शुरू करो और आपको अर्थ के सेंटर पे जाना हो तो आपको 6400 किलोमीटर का गड्ढा लगभग करना पड़ेगा। क्या आज तक कोई अर्थ के सेंटर पे पहुंच पाया है? क्या आपको लगता है कोई पहुंच पाएगा? पहुंच जाना चाहिए। मेट्रो जाने वाली है तो ढाका तक तो पहुंचे ही बेटा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा ही है बेटा, बट ठीक है आओ, अगर हम वहां पहुंच जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगी, बट वो बहुत मुश्किल है, बिकॉज फिजिकली की बात, यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशंस ऐसी हैं, प्रेशर कंडीशंस ऐसे हैं कि सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो रेडियस कितना हो गया 6.4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 6, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। अब अगर आप इन सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको मिल जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे आंसर 9.7 कुछ आता है, जो राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया जाता है 9.8 मीटर। अब क्योंकि 9.8 भी अपने आप में एक बहुत अजीब नंबर है, तो कई बार न्यूमेरिकल्स करते हुए यही वैल्यू आपको 10 भी दी जाती है। अगर नहीं गिवन होगी, आप क्या, हमें देखेंगे अब इसके न्यूमेरिकल कैसे होंगे, बट अगर वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हमें क्या मानना होगा 9.8। अगर वैल्यू गिवन होगी तो वो ब्रैकेट में दे देंगे कि 9.8 लेना है या 10 लेना है, और तो गिवन नहीं होगा। बट मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, क्योंकि हम अर्थ पे निकाल रहे हैं तो ग्रेविटी बोलेंगे ना। तो अर्थ के ऊपर सरफेस पे रह के छोटे जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। अब छोटे जी और बड़े जी में देखो आपको एक बड़ा डिफरेंस मिल गया कि जो बड़ा जी है, कैपिटल जी है, उसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में सेम रहती है, लेकिन छोटे जी की वैल्यू बदल जाएगी। ऊपर जाओगे तो भी कम होगी, नीचे जाओगे तो भी कम होगी। चांद पे चले जाओगे, अभी पढ़ाएंगे 1.7 कुछ हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी हमारे अर्थ के मुकाबले। द पॉइंट, और कहीं कहीं जगहों पे 0 भी है। सो द पॉइंट इज कि जी, कैपिटल जी की वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में फिक्स्ड है, लेकिन स्मॉल जी अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, वेट निकाले, वेट, वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून से पहले मुझे लगता है हमें निकालना चाहिए क्या, कि भैया वेट ही क्या होता है। सरफेस ऑफ मून तो बात की बात है, चलो, और उससे ही पहले मुझे लगता है बात करनी चाहिए स्मॉल जी वर्सेस बिग जी, नहीं कैपिटल जी बेटा, बिग जी कैपिटल जी। बिग जी क्या होता है, बिग जी आ ना, बिग जी, अबे ठीक है ना, भावनाएं समझो, ठीक है बेटा। मन में, कहां पे, मन में, स्मॉल जी और कैपिटल जी में, मन में 2-3 डिफरेंस सोच लो बस। आओ पहले हम लिखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हमने क्रिएट किए, फिर अगर आपको इसके अलावा कुछ आता होगा तो आप बताना, ठीक है भाई। चलो, तो सबसे पहली बात तो इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक प्रकार का एक्सेलरेशन है। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगेन आप जानते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक कौन सी क्वांटिटी होता है, लेकिन ये तो बस एक मैग्नीट्यूड वाली चीज है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इट इज स्केलर। मुझे लगता है आप में से बहुत कम बच्चों ने सोचा होगा कि यहां पे भी हम ऐसा स्केलर वेक्टर का डिफरेंस लिख सकते हैं, लेकिन जो सभी ने सोचा होगा मेरे हिसाब से आप कह सकते हो कि इट्स वैल्यू चेंजेस विद चेंज इन हाइट और लोकेशन।
हाइट और लोकेशन चेंज होने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। लेकिन यहां पे अगर बात करें तो इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। बोलो क्या ये जीरो हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है। बोलो कैन बी जीरो और नेगेटिव, बट इसकी तो वैल्यू फिक्स है, फिक्स्ड वैल्यू, और वो भी लिखने देते हैं यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू विच इज आप एक और डिफरेंस देख सकते हो कि इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसकी ये, बट क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एक्सेलरेशन है तो वहां पे भी लिखा। अगर 5 डिफरेंस लिखने को आए तो आप 5वां वो लिख सकते हो। कोई और इसके अलावा किसी ने सोचा हो तो हाथ खड़ा करे, या फिर आप वहां लिख दो। मेरे हिसाब से इतने। हाँ, मास कहां से आया? क्या ये सिर्फ लोकेशन पे डिपेंड करता है और ये किसी पे नहीं। समझ गए ना? चलो ठीक है। नहीं, फॉर्मूला भी नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके फॉर्मूले में तो क्या आ ही रहा है। हाँ, नहीं, यूनिट्स के बारे में मैंने बता दिया कि वो एक पॉइंट बनाया जा सकता है, बट 4 आए तो ये लिखना, 5वां आए तो वो लिख देना। चलो हाँ जी, सॉरी कब आएगा ये आपको मैं बताऊंगा। ये आएगा इधर ही आ जाएगा साइन कन्वेंशन में। भाई बच्चे का सवाल है कि नेगेटिव कैसे हो सकता है। पहली बात तो आपके मन में ये भी सवाल होना चाहिए कि जीरो कैसे हो सकता है। तो मैं आपको अगर बोलूं कि हम अर्थ के कहाँ चले जाएं, सेंटर पे, तो ये जीरो हो जाएगा। या एक इतनी ऊंचाई पे चले जाएं कि अर्थ का इन्फ्लुएंस ही खत्म हो जाए तो वहां पे भी ये क्या हो जाएगा, जीरो। बट नेगेटिव कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप सबको याद है फर्स्ट चैप्टर एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? जब वेलोसिटी कम हो रही होती है। तो जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, तो ऊपर जाते वक्त जी की वैल्यू माइनस में ली जाती है, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी कम हो रही है। लेकिन कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में लिया जाता है। हाँ बेटा, सॉरी, हाँ अच्छा ठीक है बेटा। चलो अब हम यहाँ पे अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन पे नहीं है, सारे पेज बिगड़ जाएंगे अब, क्योंकि पहले हमें बात करनी है किस बारे में, किसके बारे में बात करनी है, वेट। और वेट से पहले हमें बात करनी पड़ेगी मास। मुझे लगता है कि मास वर्ड आप सभी ने सुना है बहुत बार, लेकिन मास को जानता बहुत कम इंसान है। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं अपना एक हाथ काट दूं और उधर फेंक दूं तो क्या मास कम हो गया, बढ़ गया या सेम? अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन और क्लियर करता हूं। अगर मैं अपना एक हाथ काट के उधर फेंक दूं तो क्या मेरा मास कम हो गया, बढ़ गया, सेम? तो आंसर है मेरा मास कम हो गया, क्योंकि अब मेरे शरीर में मेरा हाथ नहीं लगा हुआ है, मैंने उसे फेंक दिया है, कहीं पता नहीं कहां है। मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है। तो अगर मैं अपना हाथ काट के इधर फेंक रहा हूं तो मैं मैटर को कम कर रहा हूं। बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा, बहुत प्रैक्टिकल, प्लीज। अगर अभी आप सब वॉशरूम में जाके यूरिनेट करो तो आपका मास कम हो रहा है? यस, बिकॉज अभी इस वक्त यूरिन आपकी बॉडी का एक हिस्सा है, भले वो वेस्ट है लेकिन है तो आपकी बॉडी का हिस्सा। तो और क्या जो यूरिन है क्या वो एक मैटर है? एक मैटर है। तो मैटर कितना है आपके शरीर में, इसको बोलते हैं आपका मास। आप सैलून गए, आपने बाल जाकर कटवा लिया तो क्या आपने अपना मास कम करवाया? बट अब जो सवाल पूछने जा रहा हूं बड़ा ध्यान सुनना। अगर मैं अभी इसी वक्त आपको उठाऊं और बिजली की रफ्तार और बहुत जल्दी चांद पे ले जाऊं, कहां ले जाऊं? एज्यूमिंग दैट कि वहां पर सब कुछ सेफ है, हम सूट वूट पहन, प्लीज बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर करो। लेकिन अगर मैं आपको चांद पर ले जाके पूछूं कि आपका मास क्या है, तो मास बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सेम रहेगा? अभी भी ना आपने समझा नहीं, मैंने बोला मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो चांद पे जाने से कौन सा क्वांटिटी ऑफ मैटर धरती पे रह गया आपका? कोई भी नहीं। अगर मैं आपको उठा कर लेके जा रहा हूं, करो सर रुको रुको सुसु करके आना, तो अलग बात है। बट मैंने आपको बोला कि मैं खटाक से ले गया और अगेन सुसु करके आने वाली बात बहुत डिफरेंट है। अगेन वो बस एक एग्जांपल दे रहा था मैं, शायद आपने देखा हो
अभी हमने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीते जीते हम लोग चूक गए। उस दौरान उन्होंने अपना वेट कैलकुलेट करने से पहले बाल भी काट लिए थे, क्योंकि बाल का भी तो एक वजन है ना बेटा, बालों का भी तो एक क्या है, वजन। तो वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपको अभी उठा के चांद पे ले जाऊं तो क्वांटिटी ऑफ मैटर थोड़ी ना बदलेगा बे। लेकिन एक गहरा सवाल पूछता हूं, अगर मैं अभी इसी वक्त पार्क में जाऊं, दौड़ लगाने लग जाऊं, 4 घंटे तक दौड़ता रहा। अच्छा, एज्यूमिंग दैट मुझे पसीना नहीं आ रहा है, पसीना इज वाटर लॉस, वो टेम्परेरी वजन लॉस होता है, पता है आपको, वो टेम्परेरी वजन लॉस होता है। अगर मैं अपने आप को पसीना ले आऊंगा तो पानी पीने के बाद मेरे वापस से बॉडी वाटर रिटेन कर लेगी, तो एक टेम्परेरी लॉस है। लेकिन एज्यूमिंग दैट जितना पानी पसीने के फॉर्म में आया है उतना मैंने पी भी लिया है, 4 घंटे दौड़े जा रहा हूं, 8 घंटे हो गए दौड़ते हुए, कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं पी रहा, बस दौड़ रहा हूं, क्या आफ्टर 8 आवर्स मेरा मास कम हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो फैट होता है, हमारी जो बॉडी में एनर्जी होती है, मास होता है, उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी। ये जितना सिंपल है, जितना सिंपल एक्चुअली में 9th क्लास में पढ़ाया था उतना सिंपल है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। जनरली जब एक बच्चा पैदा होता है, जनरली हेल्दी बेबी होता है 2-3 किलो का, 4 में तो भाई साहब मजा ही आ जाता है, डॉक्टर बोले क्या ही पैदा हो गया भाई साहब और 5 में तो भाई साहब समझ लो आटे की बोरी, तुम्हें बोरी थैलियां ये क्या हो रहा है? पॉइंट इसकी 3-4 किलो के आप पैदा हुए थे, चलो मान लेते, एवरेज मान लेते 3 किलो के पैदा हुए थे। कितने किलो के? 3 आज तो बेटा सब 3 किलो से ऊपर ही हो ना। तो हमने वो मास क्रिएट किया खाना खा के, हमने ज्यादा एनर्जी खाई है, ज्यादा खाना खाया, उतना इस्तेमाल नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारा मास बढ़ गया। आज हम चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हम ज्यादा काम करें और खाएं कम तो वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी मास को चेंज करना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना? yes, बड़ा अजीब है, कुछ हिस्सा काट के अलग करना पड़ेगा, या फिर बहुत समय लगेगा खाना पीना खा के होगा, या फिर समय लगेगा कुछ दौड़ करके भाग करके होगा। कितना आसान होता है वेट चेंज करना, मास चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वेट चेंज करना बड़ा आसान है, क्योंकि हम आज तक मास और वेट को गलत समझते आए थे। बेटा देखो, अगर आपसे होके पूछे कि आपका मास क्या है और आपका वेट क्या है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन सिर्फ इस कमरे तक, इस कमरे के बाहर आपको ज्यादा साइंस नहीं झाड़नी है, आप लल्लू मानने जाओगे। जैसे अगर मुझसे इस कमरे के बाहर, मान लो जैसे मेरे घर में कोई पार्टी चल रही है, मुझसे पूछा, अरे भाई आशु तो मोटा हो गया है, तेरा वेट कितना हो गया है? पेट देख रहा हूं तेरा वेट कितना हो गया है? और मैं उसके मुंह में फेंक के मारूं 800 न्यूटन, जो कि मैं सही कह रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा जो कि मैं सही कह रहा हूं। लेकिन ये होती है बदतमीजी, क्योंकि वो मुझसे मेरा वेट पूछे तो मुझे पता है वो मुझसे मेरा मास पूछ रहा है, पर हमने पता नहीं क्यों मास को क्या बना दिया, मास को क्या बना दिया। तो मैं कहा ये नहीं झाड़ूंगा 800 न्यूटन, अब समझता रहे, नहीं, वो बदतमीजी हो। अगर वो मुझसे हिंदी में बात कर रहा है तो और मैं उससे जबरदस्ती इंग्लिश में बात कर रहा हूं, समझ भी ना आया, ये बदतमीजी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, सामने इंग्लिश में बात कर रहा होता है, मैं हिंदी में बोलता हूं, फिर भी इंग्लिश में बात करता रहता, तो मुझे कभी एक बार बहुत और लगता है, क्योंकि ये अजीब बात है। ऐसे अगर हम साइंस के टर्म्स में बात करेंगे इसे, तो ये बहुत अजीब होगा। लेकिन इस कमरे में अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आपका वेट क्या है, वो भी कब, जब ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा होगा, तो मैं क्या ही बोलूंगा। कैसे भाई, आओ बात करें। 800 में तो बहुत ज्यादा मोटे लग रहे हो सर। नहीं, 800 का मतलब 80 किलो है। कितना है? 80 किलो। क्या है भैया मास? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी, या क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। इसे क्या कहा जाता है भैया? मास कहा जाता है। लेकिन वहीं पे वेट बहुत अलग चीज है। वेट का मतलब होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय विच अर्थ या किसी और प्लेनेट पे अगर आप हो तो वहां अट्रैक्ट्स बॉडी टूवर्ड्स इट्स बेटा वेट का मतलब होता है कि धरती, या अगर आप मून पे हो तो मून, आपको अपने सेंटर की तरफ कितनी ताकत से खींच रहा है। आप सब जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो आप अपना वेट निकालते हो। क्या निकालते हो? वो आपको जो देता है वो मास होता है। बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं, समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। आप किसके ऊपर खड़े हो गए? उसने नापा क्या? वेट, बट दिया क्या? मास। ये कैसे कर लिया उसने? बिल्कुल कर लिया, बताएंगे आपको। उसने नापा क्या? वेट, लेकिन आपको दिया क्या? मास। क्या वेइंग मशीन यहां लगा के आपका वजन आएगा? इसका मतलब मास, देखो मास का क्वांटिटी ऑफ मैटर, कहीं से भी नाप लो, मैटर तो मेरे शरीर में फिक्स ही रहेगा ना बे। लेकिन वेट नापने के लिए मुझे मशीन कहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि धरती मुझे ऐसे खींच रही है। अगर मैं हाथों के बल खड़ा हो जाऊं तो मशीन कहां रखोगे? पैरों पे रखोगे?
हाथों के नीचे रखोगे, वजन तो नीचे लगा है ना बे। लेट जाओ तो कमर पे या कहीं और रखोगे ना वेइंग मशीन। जैसे मान लो अगर आपको एक लंबी सी रॉड का वजन निकालना होता है तो आप रॉड को लेटाओगे ना वेइंग मशीन पे, वजन देगी वो। रॉड खड़ा कर दोगे तब भी मशीन तो नीचे रहेगी भैया, क्योंकि वेट। तो वेट क्या है? वेट है अर्थ हमें कितनी ताकत से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। अब अगर ऐसा है तो फिर वेट का फॉर्मूला क्या बनाओ? देखो, अगर ऐसा है तो भैया क्या वेट एक फोर्स हो गई? हाँ। और अगर वेट एक फोर्स हो गई तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सही कह रहा हूं क्या? वेट को नापेंगे W से, दिखाएंगे W से, मतलब मास को दिखाते हैं M से और एक्सेलरेशन को दिखाते हैं A से। अब क्योंकि यहां पे अर्थ आपको खींच रही है तो एक्सेलरेशन की जगह छोटा जी आएगा, क्योंकि अर्थ के एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? छोटा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बच्चों वेट निकालने का फॉर्मूला आ गया mg। क्या गया? क्या गया? m है मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे कि मान लेते हैं कि मास ऑफ अ पर्सन, मेरा मास 80 किलो है, 68 है, ऐसे राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ऐसे मत देखो, ठीक है? ओ सॉरी 78 है, ऐसे राउंड ऑफ कर दिया मैंने। मान लो 80 किलो है, चलो कितना है? 80। तो मेरा वेट क्या होगा? वेट होता है mg। क्या होता है? mg। तो m कितना है? और g लगभग 9.8 भी ले सकते हो, अब एक 10 ले लिया फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो कितना आया? तो अगर मुझसे पूछेगा कि भैया आपका वेट कितना है, तो मैं इस कमरे में अगर आप मुझसे पूछोगे खासकर चैप्टर पढ़ते वक्त, तो मैं 800 न्यूटन बोलूंगा। लेकिन वैसे हम क्या ही बोलते हैं? 80 किलो बोलते हैं, जो कि ठीक है, गलत है, बट अब जो चल पड़ा है दुनिया में उसको कैसे बदलोगे? सबको ना ठीक करा मर जाओगे आप, और आपके मरने के बाद दोबारा से वो वेट ही बोल रहे होंगे, आपका जीवन बर्बाद हो गया बेटा। कोई फायदा नहीं है, कोई बदलाव लेके नहीं आ पाया, तो क्या लाना, छोड़ो। हम तो समझ गए ना क्या बात हो रही है, बोलो बेटा। अब जब वो वेइंग मशीन वाली बात बताओ, वो समझ नहीं आ रहा। देखो, जब आप किस पे खड़े होते हो तो ना उसको ऐसे कैलिब्रेट किया गया, उसको ऐसे बनाया गया कि वो नापेगी तो क्या? वेट। लेकिन जो भी रीडिंग आएगी वो उसको अपने आप 9.8 से या 10 से डिवाइड करके दे देगी। जैसे मान लो मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ तो उसने नापा क्या होगा? 800, लेकिन उसने 800 को अपने आप ही 10 से डिवाइड करके क्या दिखा दिया होगा? 80 किलो। अब एक गहरी बात बोलने जा रहा हूं, वो समझदार तो नहीं है मशीन, वो तो लल्लू है, जैसे लल्लू है ना, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि अपनी वैल्यू को बार बार, उसको एक बार बना दिया, डब्बे में पैक कर दिया और घर आ गया आपके वो। अब अगर मैं एक ऐसी जगह पे चला जाऊं जहां पे जी की वैल्यू क्या ना हो? 10, वो तब भी तो किससे डिवाइड करेगी? 10 से ही करेगी ना, तो फिर तो वो गलत रीडिंग देगी। समझाता हूं कैसे। मान लो मैं चला गया माउंट एवरेस्ट पे और वहां जाके अपना वजन नापा मैंने। सोचो क्या एक्सपेरिमेंट है भाई साहब। इंसान माउंट एवरेस्ट पे गया सिर्फ वजन नापने के लिए, है? कहां पे? बुर्ज खलीफा ज्यादा ऊंचा नहीं है ना बेटा, वो तो 800, माउंट एवरेस्ट 8.5 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर, काफी बड़ा है। तो अगर मैं कहां चला गया बेटा? माउंट एवरेस्ट पे चला गया, तो मान लेते हैं, अच्छा मेरा मास तो 80 किलो रहेगा, 80 रहेगा। अब अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चला गया और मान लेते हैं कि वहां पे जी की वैल्यू कितनी है? 9 है, ऐसा मान लेते हैं 9, तो क्या जो वो नापेगा उसको वो 720 नापेगा? वो नापेगा 720, लेकिन क्योंकि वो लल्लू है, उसे कैलिब्रेट ही ऐसा किया गया है, तो वो उसको डिवाइड तो 10 से करेगा। और अगर वो 10 से डिवाइड करेगा तो आपको रीडिंग कितनी देगा? तो गलत रीडिंग दे देगा आपको, क्योंकि वो मशीन बनाई गई है अर्थ के सरफेस या उसके आसपास काम करने के लिए। अब आप कहो सर मैं उत्तराखंड चला जाऊं, यहाँ उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो कह रहा हूं माउंट एवरेस्ट पे भी ज्यादा फर्क वैसे नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इतना फर्क तो कम से कम पड़ेगा जब 1000-2000 किलोमीटर ऊपर चले जाओ। तो इसलिए उतनी बड़ी टेंशन नहीं है कि सर अच्छा जो मशीनें बनाई गई हैं, क्या उनसे वजन नापने के लिए मुझे समुद्र लेवल यानी गोवा जाना पड़ेगा? पूरा खानदान गोवा जा रहा है वजन नापने? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो आप समझो ज्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ सच्चाई तो है कि ऐसा होगा। बोलो बेटा। अब हम लोगों ने अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, देखो बहुत सारे और लफड़े भी हैं इसके अंदर, कि वो मशीन रीडिंग कब नापती है? जब वो दबती, जब वो उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? आप सोचो, आप इमेजिन करो, चलो कि ये ना मेरे को मन में बहुत पहले से क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने इसके ऊपर हाल ही में भी 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। पर अभी पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। चलो, सवाल बड़ा प्यारा है। देखो, अगर आप वेइंग मशीन को अपने पैरों पे टेप से बांध लो,
किससे बांध लो? और आप मान लो 10 मंजिल ऊपर से कूद जाओ, तो रास्ते में जो वेइंग मशीन है वो रीडिंग क्या देगी? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो कैसे नापती है वजन को। जब आप उसमें खड़े होते हो तो उसके अंदर कुछ सेंसर्स, कुछ स्प्रिंग होते हैं जो दबते हैं, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे गिर रहे होगे तो वो तो दबेंगे नहीं, तो वो रीडिंग नहीं कैलकुलेट कर पाएगी। और रास्ते में इफेक्टिव जी का मतलब है जो जी हमें फील होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0। और अगर जी 0 फील होगा तो वेट भी क्या फील होगा? 0। अच्छा, अभी अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो आपको अपना वजन महसूस होगा ना? ये चेक कर रहे हैं, देख लो, चेक कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, होगा बेटा। लेकिन जब आप 4 मंजिल छत से कूदोगे, करो, जब आप 4 मंजिल छत से कूदोगे तो क्या रास्ते में आपको अपना वजन महसूस होगा? नहीं। इमेजिन करो आपको मैं एक ऐसी बिल्डिंग से नीचे गिरो जहां से नीचे आते आते आपको 5-10 मिनट लग जाए, मान लो, और आप टेंशन मत हो, नीचे कोई नहीं मरेगा, आपको कैच कर। लेकिन जब रास्ते में होगे कितना हल्का सा महसूस होगा, कितना मजा आ रहा होगा आपको, क्योंकि आपको अपना वजन तब महसूस होता है ना जब आप खड़े होते हो तो एवरी एक्शन एज जो मर्जी, जो बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, इतना जाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, मास अलग चीज है, वेट मास नहीं बदलता है आसानी से, वेट को बदलना बड़ा आसान है। आप एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पे जी की वैल्यू अलग है, आपका वेट भी बदल जाएगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है जो कि हम पढ़ेंगे क्लास में कैलकुलेशन के साथ, चांद पे जी की वैल्यू 1/6 है, यानी मेरा वजन जो धरती पे कितना है? 8। मेरा वजन धरती पे कितना है? 800 न्यूटन। वो चांद पे जाके हो जाएगा डिवाइड बाय 6, यानी मुझे अपने आप को बहुत हल्का महसूस होगा। इसलिए चांद पे एक छलांग 6 गुना बड़ी लगती है। आपने कभी चांद पे लोगों को चलते हुए देखी, वीडियोस देखी? ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया उनको, कौन सा चीट कोड लगा दिया उन पे GTA का। अभी आप छलांग मारो, जैसे अभी आप ऐसे करके छलांग मारो, ऐसे करके, तो अर्थ आपको बड़ी तेजी से नीचे ले आई, बट चांद पे वही आपको 1/6 ताकत से लेके आएगी, मतलब कम। तो यहाँ पे जो आपका एक, जैसे मान लो लॉन्ग जंप होती है, लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप में वो नीचे क्यों आ रहे हैं? धरती खींच रही है। सोचो जो इंसान मान लेते हैं 20 मीटर के लॉन्ग जंप मार रहा है, तो क्या वो चांद पे 6 गुना लॉन्ग जंप मारेगा? क्योंकि वहां पे वो नीचे लेट आएगा। तो जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोर्ट कितने बड़े बनाने पड़ेंगे अगर सेम ताकत से खेले जाए तो, क्योंकि वो नीचे लेट आएगी। तो जो लॉन टेनिस खेल रहे हैं, ओ भाई साहब, एक बंदा यहाँ एक मधुबन चौक पे खड़ा है, 6 गुना ज्यादा डिस्टेंस आएगा, 6 गुना ज्यादा डिस्टेंस। समझ पा रहे हो? और ऐसे भी धरती के स्पेस में जगहें हैं जहां पे जी की वैल्यू अर्थ के मुकाबले डबल है, और भी ज्यादा डबल से, अरे सन पे तो डबल है। तो जरूर मैंने यहाँ पे छलांग मारी है अभी ऐसे करके, वहां तो ऐसे लगेगी क्योंकि डबल है जी। वहां बैडमिंटन खेल रहे हैं तो यही खेल लेंगे ऐसे टक टक टक, क्यों? क्योंकि यार मैं कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? नीरज चोपड़ा जी को वहां भेजा जाए, बहुत ऐसे जैवलिन गिर जाएगा उनका टू करके, और हमारा तो हमारे ऊपर ही। द पॉइंट इज कि जितना ज्यादा क्या देखो क्या इमेजिनेशन है, मतलब कितना आप घर जाके, मतलब जिसके दिमाग में गंद भरा है वो गंदी चीजें ही सोचता है। लेकिन अगर मान लो आप घर जाके ये सोचो कि यार एक ऐसा प्लेनेट जहां पे जी की वैल्यू डबल हो, तो जो आप रोज कर रहे हो वही सोचो कितना मजेदार हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर मैं ऐसे खो सकता हूँ ना ख्यालों में कि मेरे घर वाले कहें क्या हो गया इसको। ऐसे सोचो आप, जैसे अभी आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो सोचो आप एक ऐसे प्लेनेट में हो जहां सीढ़ियां कहीं चढ़ोगे, उतरोगे कैसे, कितना हो जाएगा? मतलब अरे जी का डबल है तो मुश्किल हो जाएगा ना यार, चढ़ना कितना मुश्किल हो। आपको अपना वजन डबल महसूस होगा एकदम से। आप वहां जाके कितने के हो जाओगे? अगर मान लो अभी आपका वजन आपको महसूस हो रहा है 80 किलो का, तो वहां जाके 160 किलो महसूस होगा आपको, डबल हो गया वेट आपका, तो मास भी आपको डबल फील होगा। तो पैरों में आपके बहुत दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी तो धरती पर चलने के लिए अपने आपको बनाया ना, उसने इवॉल्व किया है ना उसने अपने आप को। अब आप ऐसी जगह चलेगा जहां पे जी की वैल्यू क्या है, तो आपके पैरों में टेंडेंस, लिगामेंट्स, मसल्स, बोन दबने लग जाएंगे, दर्द होने लग जाएगा, जोड़े जल्दी टूटेंगे आपके। मान लो आप 6 महीने रह गए, क्या पता आपके घुटने घिस जाए जल्दी से। जो इंसान ऊपर से भारी होता है उसके घुटनों में जल्दी प्रॉब्लम होती है ना। ज्यादातर लोग जो ओवर वेट है और बूढ़े हो रहे हैं उनके घुटनों में प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उनके घुटनों पर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो जब भी वो मुड़ रहे हैं ज्यादा घिस रहे हैं वो। तो वहां तो पतला इंसान भी डबल वजन का हो गया, तो घुटनों पर जल्दी प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें सोचना कितना मजेदार है। पानी कैसा बिहेव करेगा वहां? स्विमिंग कर रहा है, छपाक मारी, हमारे यहाँ बूंद उछल के ऐसे जाती है, वहां ऐसे गिर जाएगी। और सोचो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आधी है तो लहरें कैसे, तुम कुछ ज्यादा हो, लहरें कैसे जाए, मजा सोचो। तो हर चीज सोचने लायक है। शार ले रहे हो, कह रहे आया किसको देखा लेते हुए, और ग्रेविटेशनल फोर्स डबल है, तो पानी कैसे तेजी से आएगा, चिड़ेगा, बारिश की तेज होगी अगर डबल है तो। हर चीज सोची जा सकती है बेटा। हाँ है तो
अगर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हुई, मान लो 20 गुना 30 गुना, कई बार तो गन उठाना ही मुश्किल हो जाएगा, तो मान लो चला भी दी तो गोली ऐसे पुलक करके गिर जाएगी ऐसे, तो इंसान को बोलोगे फिर नीचे आके लेट। अच्छा वहां तो मारना वैसे आसान हो गया ना, अब इंसान को बोलोगे बस लेट जा, आप गोली छोड़ ही दो बस 10 गुना ताकत से जाएगी। बड़ा फनी, गोली उठाना ही मुश्किल। देखो कितनी हम इसके पूरी रात बात करते, पूरा दिन से रात तक बात कर सकते हैं, इतना है ना, नहीं कर सकते। आप कोई बात, ये कैमरा टंगाना कितना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी। जिम के वजन सारे कितने छोटे छोटे लेकिन भाई लगेंगे। सोचो एक इंसान का 22 इंच का डोला है, 5 किलो की प्लेट 50 किलो की है, ऐसी प्लेटें मार रहा हूं, तो 22 इंच का डोला ऐसी प्लेटें मार रहा है, क्योंकि वो भारी हो गई, समझ गए ना। तो ऐसे करके सब चीजें, ठीक है ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, चलो पहला क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, if an object of mass 5 kg is present on the surface of earth, then what will be its weight? What will be its weight? Full stop. Also calculate its weight on a planet where value of छोटा g, मतलब आप स्मॉल g, where value, बेटा मैं अगर स्मॉल g बोलता हूँ ना तो साइकोलॉजिकली बच्चे SMALL वो भी लिखते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे छोटा g बड़ा g बोलूंगा, ठीक है। where value of छोटा g is half as compared to the value of earth, half as compared to the value of earth, half as compared to the value of earth। हाँ भाई समझे, बड़ा आसान सवाल है। तो अगर हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि बॉडी कितना किलो है, 5 किलो है। हाँ जी भाई सुनेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वेट ऑन अर्थ। क्या अर्थ पे जो वेट का फॉर्मूला है वो mg है, m की वैल्यू क्या है 5 है, g की वैल्यू अगर ना दे रखी हो तो वो तो मैं आपको बस समझा रहा था, न्यूमेरिकल्स में g की वैल्यू क्या लिया करो 9.8, तो 49 न्यूटन आ गया। कितना आ गया 49 न्यूटन। लेकिन अगर मैं यही काम बोलूं आपको कि वेट ऑन प्लैनेट निकालें, तो क्या प्लैनेट पे भी फॉर्मूला m होगा इनटू में g डैश बोल देता हूं या gp बोल देता हूं, बिकॉज gp स्टैंड्स फॉर g की वैल्यू एट दैट प्लैनेट जो कि हाफ है। तो m हमारे पास 5 ही है, लेकिन g की वैल्यू हमारे पास 9.8 का आधा है, विच इज 5 इंटू में 4.9 हो गया। और 4.9 हो गया हमारे पास, इसका आधा कर दो ना तो 24.5 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन क्या उस प्लैनेट पे जाने पे मास सेम रहेगा? तो अगर मैं अर्थ से उस प्लैनेट पे जाता हूं तो मास मेरा कितना ही है 5 किलो, मास नहीं बदलेगा, लेकिन वेट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा? चलो एक रिवर्स क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। इफ ऑन प्लैनेट X weight of a person, if on a planet X weight of a person is 1000 Newton, weight of the person is 1000 Newton, calculate weight of the person on the surface of earth, weight of the person on the surface of earth, assuming that value of छोटा g on planet X is twice the value on earth। जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया था शायद होमवर्क में, दिया था कि नहीं? उसको पहले मैच करते हैं फिर आज आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। हाँ जी, एक ही सवाल था। इफ ऑन अ प्लैनेट एक्स वेट ऑफ अ पर्सन इज 1000 न्यूटन, तो आपको बोला गया था कि वेट ऑन प्लैनेट एक्स पे आपका वेट 1000 न्यूटन था। कैलकुलेट द वेट ऑफ द पर्सन ऑन द सर्फेस ऑफ मून, एज्यूमिंग दैट
द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट एक्स इज ट्वाइस द वैल्यू ऑन अर्थ। अब सुनो, क्या ऐसा कह सकते हैं कि जी ऑन अर्थ जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम क्या भी ले सकते हैं अभी के लिए 10। जैसे एग्जाम में गिवन आएगा, क्या लोग पता है एग्जाम में गिवन क्यों आता है? ताकि हर एक बच्चे का आंसर जो है वो सेम हो, ताकि टीचर को चेक करने में दिक्कत ना हो। और मैंने कहा था कि ना गिवन हो तो 9.8 ही लीजिएगा, क्योंकि और एक्यूरेट आंसर देता है वो, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मान लें तो जी ऑन प्लैनेट, जो वो अननोन प्लैनेट है, उस पर जी की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू में 2। अगर मैं 10 मान रहा हूं तो कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप सब जान रहे हैं कि मास तो नहीं बदलेगा उसका, तो पहले निकाल लेते हैं उसका मास कितना है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि वेट का फॉर्मूला क्या रहता है? mg। तो वेट ऑन प्लैनेट x क्या होगा? mg ऑन प्लैनेट x। अब वेट ऑन प्लैनेट x कितना है? 1000। मास हमें निकालना है और g ऑन दैट प्लैनेट इज 20। तो यहां से मास आ जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 20 विच इज 50 kg। यानी कि ये तो फिक्स है, चाहे आप अर्थ पे हो चाहे आप प्लैनेट एक्स पे हो, ये वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, यानी इंसान 50 किलो का ही रहेगा। ऑब्वियस बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं कि अब अगर मुझे निकालना हो वेट ऑन अर्थ, तो अर्थ पे अगर मुझे वेट निकालना है तो मास, तो जी की वैल्यू अर्थ पे लूंगा। अब मास तो 50 है और जी की वैल्यू क्या ली गई है? 10। तो कितना आ जाएगा? 500 न्यूटन आ जाएगा। आप सीधा भी डिवाइड कर सकते हो 2 से, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो आधी है, बट क्योंकि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में दिया था तो पूरा ऐसा ही करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर, बहुत ही प्यारा सवाल लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और सुनेंगे। हाँ जी बेटा, एक चीज और सुनेंगे, थोड़ी सी गहरी चीज है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम जब वेट निकालते हैं या मास निकालते हैं तो एक्चुअली में हम अलग अलग प्रकार के बैलेंस यानी तराजू का इस्तेमाल करते हैं। एक तराजू आपने देखा होगा जो लगभग सबके घर में होता है, जिसके ऊपर आप चढ़ते हो, या सब्जी वाले भैया के पास होता है जिसके ऊपर वो सामान रखते हैं एक प्लेट के ऊपर, और ऊपर रीडिंग आ जाती है। इसमें मैंने आपको बताया था स्प्रिंग लगे होते हैं या सेंसर लगे होते हैं जिन पे आप खड़े होते हो या सामान रखा जाता है और वो स्प्रिंग दबते हैं और वहां से रीडिंग आती है। लेकिन एक तराजू आपने देखे होंगे फिजिकल बैलेंस, जिनके एक तरफ क्या रखते हैं? वजन, और दूसरी तरफ सामान रख के उन्हें तोला जाता है, चाहे वो हाथ वाले हो चाहे वो जमीन पर रखने वाले हो। अब ये थोड़े से कम हो गए क्योंकि ये थोड़ा सा इनको ऑपरेट करना काफी डिफिकल्ट है, तो ज्यादातर अब लोग डिजिटल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं अर्थ पे मान लो इधर हूं और जी की वैल्यू अलग है, लेट्स से यहां पे जी की वैल्यू है 9.8, और मान लो मैं यहां आ गया और जी की वैल्यू होगी, मान लेते हैं कितने? 9.7। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मान लो ऐसा है, अब मान लो एक तराजू बनाया गया इस एरिया में, जो मैंने आपको बताया था, पहले क्या निकालेगा? वेट, फिर 9.8 से क्या करेगा? डिवाइड, और आपको क्या देगा? मास। याद आया? अब अगर वही तराजू मैं यहां ले जाऊंगा, बड़ा गहरा सवाल है, सुनो। मान लो मैंने एक तराजू से 10 किलो आलू तोले, 10 किलो आलू तोले, और 10 किलो आलू तोल के मैं उसे यहां ले गया इस जगह पे, जहां पे जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। अब 9.8 से 9.7 वैल्यू पे अगर मैं आऊंगा और फिर सेम तराजू से अगर 10 किलो आलू तोलूंगा, सोचना, बोलना मत, सोचना, तो 10 किलो से ज्यादा दिखाएगा या कम? बोलना मत, सोचो और आप लोग लिख दो। आंसर है क्या, जब मैं उसी वेइंग मशीन पे सेम आलू को उस जगह पे रखूंगा तो 9.7 मतलब कम एक्सेलरेशन है, तो मतलब वो कम खींचेगा, उसको कम खींचेगा तो स्प्रिंग कम दबेगा ना, और कम दबेगा तो रीडिंग ज्यादा दिखाएगा या कम दिखाएगा? कम। लेटर से अगर वहां पे 10 किलो दिखा रहा है, हम अगेन इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अभी के लिए मान लो यहां पे आके वो दिखा देगा 9.8 किलो या कुछ भी दिखा देगा। द ओनली पॉइंट इज कि यहां पे आके वो वैल्यू क्या दिखाएगा? गलत दिखाएगा, कम दिखाएगा। अरे बोलो यार। यस सर। लेकिन अगर तोला गया होता कौन से तराजू से? फिजिकल बैलेंस से। यानी कि मान लो मैंने एक तराजू लिया होता जिसके इधर 10 किलो का वजन रखा होता, इधर आलू रखे होते, सुई बीच में आई होती, समझ के तराजू कौन सा? और 10 किलो आलू तोल के यहां से पूरा तराजू उठा के यहां लाऊं और फिर से सेम काम करूं। अब आपको बताना है कि वो 10 किलो से कम दिखाएगा या ज्यादा, बोलना नहीं। तराजू बदला है, बाकी सब कुछ सेम है, बस तराजू बदल दिया। तो अब वो 10 किलो से कम दिखाएगा या ज्यादा दिखाएगा? ठीक है, कितने बच्चे कह रहे कम? ज्यादा? क्या कोई ऐसा भी कह रहा है कि बराबर दिखाएगा? वेरी नाइस। बिकॉज अब हमारा वजन तोलने का प्रोसेस ही बदल चुका है। पहले प्रोसेस था स्प्रिंग दब रहा था, अब प्रोसेस है इस वाले वजन को बैलेंस करना है।
तो अगर ये 10 किलो का वजन है और आलू 10 किलो बैलेंस हुए हैं, और अगर उस 10 किलो के वजन को मैं यहां लेके जाऊंगा तो वो 10 किलो भी तो कम होगा। समझ गए? तो अभी भी उसको उसी वेट को बैलेंस करना है। अब भले वो वाला वजन 10 किलो जो वहां था, यहां पे आके भले वो क्या दिखा रहा हो 9.9, पर हमें क्या फर्क पड़ता है, उस पर क्या लिखा हुआ है 10, और वो यहां आके पे कितना किलो ही दिखाएगा। बेटा यही रीजन है कि जब लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे वजन तोला जाता है तो हमेशा कौन से बैलेंस से तोला जाता है? फिजिकल बैलेंस। ऑल्दो ये आज से मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, आई होप आपको पता हो ऐसे बैलेंस आ गए महंगे महंगे जो लोकेशन के हिसाब से जी को चेंज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। द ओनली पॉइंट इज जो फिजिकल बैलेंस होते हैं वो एक्चुअली में हमेशा सेम चीज निकालते हैं, क्योंकि वो मास निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मास। लेकिन जो स्प्रिंग बैलेंस होता है जिसके ऊपर आप खड़े होकर नापते हो वो एक्चुअली में वेट निकालता है, और जी की वैल्यू बदलेगी तो रीडिंग गलत देगा। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, बहुत काम का पॉइंट है। इफ वी measure a certain weight or mass of an object using spring balance or digital balance, then due to change in the value of छोटा g, due to change in the value of छोटा g, reading will change at different places. Reading will change at different places. For example, at equator and at pole, it will show different values. पैराग्राफ चेंज कर लो। whereas physical balance which measures mass will show same reading as it will have no effect with respect to the change in the value of छोटा g, अच्छा, अब अगर परफेक्ट स्फीयर नहीं है तो क्या लगभग कुछ ऐसा है? तो जो हमने g की वैल्यू नापी है, अगर वो यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, कितने हैं? तो यहाँ तक आते आते आप सेंटर से और दूर हो गए, तो यहाँ पे आते आते कितनी हो जाएगी? 9.8। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, समझाने के लिए लिखी है। तो हम कैसे लिखेंगे? एज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, सो फ्रॉम मूविंग पोल टू इक्वेटर वैल्यू ऑफ छोटा g decreases. From moving pole to equator value of छोटा g decreases. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई। अब हमारे पास आता है एक छोटा सा टॉपिक कि जी की वैल्यू मून पे क्या होगी। इसके लिए आगे हेडिंग थी क्या? चलो इसको हटा देते हैं, हम खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन आएंगे। वैल्यू ऑफ जी यानी कि स्मॉल जी ऑन सरफेस ऑफ मून। हाँ जी, क्या अगर मैं बोलूं कि छोटे जी का फॉर्मूला आया था कैपिटल जी, मास जब अर्थ पे थे तो मास ऑफ अर्थ आया था, अब यहाँ पे मास ऑफ मून आ जाएगा। और जब हम अर्थ पे थे तो रेडियस ऑफ अर्थ आया था, यहाँ पे रेडियस ऑफ मून आ जाएगा। अब ऑब्वियस बात है, अर्थ का और मून के मास में मून का मास काफी कम है, लगभग 20,000 गुना कम है। बाकी मैं एग्जैक्ट यहाँ पे देख के बता रहा हूँ। अच्छा, इसको याद करना है कि नहीं करना, ये आपको आपके स्कूल से पूछना होगा। वैसे मोस्टली हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। बट कई स्कूल में ऐसे सवाल भी आए हुए हैं पास्ट हिस्ट्री में कि जी की वैल्यू मून के सरफेस में कैलकुलेट करके दिखाओ। तो आपको अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस तो याद करना ही है, लेकिन उस केस में फिर आपको किसका भी याद करना पड़ेगा? मून का। अभी मैं यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको कि मास ऑफ मून हमारे पास केजी में कितना है भैया? पहले तो जी की वैल्यू बताओ, 6.67। अब ये है 7.347, तो 35 लिख रहा हूं मैं, इनटू में 10 की पावर 22 किलो हो गया ये, अपॉन में रेडियस अर्थ का कितना था? 6.4 इंटू में 10 की पावर 6 मीटर। और यहां पे अगर हम बात करें रेडियस ऑफ मून,
ऑब्वियस बात है काफी छोटा है, 1700 किलोमीटर टाइप्स है। तो रेडियस ऑफ मून है हमारे पास 1737.4 किलोमीटर है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, और उसका क्या भी कर दिया हमने, स्क्वायर। अरे समझ गए क्या? इसका मतलब हो गया कि मास ऑफ मून कितना हो गया भैया, 7.35 इंटू में 10 की पावर 22 kg। अर्थ का कितना था, 6 इंटू में 10 की पावर 24 kg। और यहां से रेडियस ऑफ मून भी आपको याद कर लेना चाहिए। अर्थ का रेडियस था 6.4 इंटू में 10 की पावर 6 यानी 6400 किलोमीटर, और इसका कितना है भैया, 1737.4 किलोमीटर है। हमने तो यहां पे उसे किस में कन्वर्ट किया है, मीटर में। किस में कन्वर्ट किया है? अब यहां से बेटा इस पूरे को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 1.7 टाइप्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं 1.7 आएगा मतलब अप्रोक्सीमेशन में, बट अगर एग्जैक्ट बात करें तो हमने क्या किया, 6.67 इंटू में क्या कर दिया 7.35 और डिवाइड कर दिया इसको किससे, 1737 तो हमारे पास 1.67 कुछ आ गया। 1.67 का मतलब क्या होता है, 1.7 अप्रॉक्स आ गया। तो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहां पे वैल्यू आ गई उसकी, मून पे। अब अगर आप इसे कंपेयर करें, ध्यान से सुनना, वैल्यू अर्थ पे कितनी थी भैया, 9.8, और वैल्यू मून पे कितनी आई है भैया, 1.7। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी कि जो अर्थ पे जी की वैल्यू है वो 6 गुना है किस पे, मून पे। तो शॉर्ट में अगर बात करें तो जी की वैल्यू जो मून पे है वो 1/6 है जी की वैल्यू अर्थ पे। अब इतनी अकल सबको होगी कि अगर जी की वैल्यू 1/6 है तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून निकाल रहे हैं, और ये ही अगर एग्जाम में आया वेट ऑन मून तो भी यही करना है हमको, है ना। बस एक लाइन और ऐड हो जाएगी। अगर जी की वैल्यू इतना है भैया तो वेट मून पे कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। वेट कहां पे, अर्थ पे। अब अगर हम लोग बात करें इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन याद है सबको? लेकिन इस बार हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्यूरिंग फ्री फॉल बात करेंगे। फ्री फॉल का मतलब आप सबको याद होगा, जब ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, तो ध्यान देना। हमारे पास कितनी इक्वेशन थी, 3। v इज इक्वल टू यू प्लस। अब अगर आप याद करो तो इस इक्वेशन में हमारे लिए 4 वेरिएबल्स हुआ करते थे। एक v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, a यानी एक्सेलरेशन, t यानी टाइम। लेकिन अब जब भी फ्री फॉल हो रहा होगा तो क्या ये कहना ठीक होगा कि मैं a की जगह तो क्या ही लिख सकता हूं, g लिख सकता हूं। मैं a की जगह तो क्या लिख सकता हूं, तो पहले क्वेश्चन में मुझे 4 वेरिएबल्स अननोन होते थे, कोई 3 देते थे और 1 निकालना होता था। लेकिन इस बार जी तो मुझे पता ही है, अगर मैं अर्थ के सरफेस पे हूं तो जी की वैल्यू है 9.8 या क्वेश्चन में दे रखी होगी 10। तो अब जिस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स थे, अब उस इक्वेशन में 4 वेरिएबल थे, अब उसमें 3 वेरिएबल हो चुके हैं। तो अब काम और आसान हो गया। तो जब भी लिखा हो क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से फेंका और ऊपर जा रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट नीचे तो आएगा ही, तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन किसके बराबर रख देना है, जी के बराबर रख देना है। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास s इज इक्वल टू, अब s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, अभी भी डिस्प्लेसमेंट ही है, बट क्या मैं इसे हाइट बोल दूं, क्योंकि अब हम क्योंकि ऊपर नीचे ऐसे जाने वाले हैं। बाकी आप इसे s भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सिंबल ही चेंज किया है। और बाकी तो ut रहेगा हमारे पास, और हाफ a की बजाय gt स्क्वायर। अगेन हमारे पास 4 वेरिएबल्स हुआ करते थे, अब कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, क्योंकि a के बजाय g अब आ चुका है। और सेम इसमें भी ऐसा ही होने वाला है, जो कि v स्क्वायर माइनस, तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की जगह मैंने रख दिया g और s की जगह मैंने रख दिया h। आप s भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन भी आज हम कर रहे हैं, सब कुछ सेम मिलेगा आपको, बस फर्क ये है कि अब एक्सेलरेशन गिवन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन आपको पता होगा। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो है साइन कन्वेंशन ऑफ जी। साइन कन्वेंशन ऑफ जी, जी मतलब छोटा जी। अच्छा, अब जी क्योंकि एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन है, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने ऊपर की तरफ फेंका होगा, लेके जाना अलाउड नहीं बिकॉज फ्री फॉल है, तो ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक ही फोर्स लगनी चाहिए और वो कौन सी है, ग्रेविटेशन। तो ऊपर जाते जाते वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, कम हो जाता है बेटा।
ये एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा 9.8। बेटा ऊपर जा रहे, मैंने आपको बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, ऊपर जाने का मतलब है कम से कम 1000 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज। आप फेंक रहे हो 50 मीटर ऊपर, आप फेंक रहे हो 100 मीटर ऊपर, चलो 1 किलोमीटर ऊपर फेंक दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे? फर्क कम से कम पड़ना शुरू होगा, कम से कम 100 किलोमीटर पे भी ऐसा होगा कि आप नोटिस नहीं कर पाओगे, बट हाँ मैथ्स में आएगा वो नोटिसेबल डिफरेंस, तो कम से कम आएगा भाई साहब 1600, 3200, 2000 किलोमीटर ऊपर जाने पर, यानी कि एटमॉस्फेयर को पार करने पर, उससे भी काफी ऊपर। तो अपवर्ड जाते वक्त क्योंकि वेलोसिटी कम होगी तो आपको ध्यान रखना है कि जी की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस, नेगेटिव। जैसे अगर 9.8 दे रखा है तो माइनस 9.8 लेना है, 10 दे रखा है तो माइनस। और अगर नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, मतलब फ्री फॉल नीचे की तरफ हो रहा है, ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से ड्रॉप किया है, उस केस में जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब वो चाहे कोई भी हो, यानी कि चाहे वो 9.8 हो चाहे वो 10 हो। बात समझ में आएगी? 30 सेकंड इस बोर्ड को देखो आराम से क्या लिखा हुआ है, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर। और न्यूमेरिकल बहुत आसान, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं मोशन वाले ही सेम कंसेप्ट के बारे में। A ball is dropped from certain height and it took 10 seconds to reach the ground. 10 seconds to reach the ground. Full stop. Find by how much velocity it will reach to the ground. By how much velocity it will reach to the ground, and height from which it is dropped, and height from which it is dropped. ठीक है, सुनो। सबसे पहली बात तो एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है। जब भी किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो जी की वैल्यू 9.8 लेंगे। प्लस में लेंगे या माइनस में? क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो प्लस में लेंगे। सही है क्या? उसको नीचे आने में कितना सेकंड लग गया है? 10 सेकंड लग गया। आपको दो चीजें निकालने के लिए बोला है, एक आपको बोला है कितनी वेलोसिटी से गिरेगा और वो कितनी हाइट से छोड़ा गया है। तो पहले हमारा फोकस होना चाहिए कितनी वेलोसिटी से गिरेगा। अब इस डेटा के हिसाब से अगर मुझे v निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, हमारे अच्छा ऐसा नहीं है कि आप v इज इक्वल टू u प्लस ए टी नहीं लिख सकते हो, आप v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लिख सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कि a की वैल्यू फिर आपको क्या डालनी है, 9.8 यानी g डालनी है। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 है और टाइम हमारे पास 10 है, तो वेलोसिटी बहुत सीधा सीधा आ गई 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद हमें हाइट भी निकालनी है। तो क्या हाइट निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं, सेकंड लगाऊं या थर्ड लगाऊं? सेकंड भी लगा सकते हैं और थर्ड भी लगा सकते हैं, हम सेकंड लगाते हैं। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाता हूं तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हाइट मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, टाइम मुझे 10 दे रखा है, प्लस में हाफ, जी की वैल्यू अगेन 9.8 है और टाइम मेरे पास 10 का स्क्वायर है। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा 0 आ गया, इसको इससे काटा तो 4.9 आ गया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास हाइट आ गई 490 मीटर। कितनी आ गई? 490 मीटर। तो आपको बिल्कुल ये सवाल करते हुए मोशन चैप्टर की फील आ रही होगी। बस एक ही तो फर्क है कि एक्सेलरेशन अब आपको गिवन नहीं होगा, आपको पता ही है पहले से। अगला सवाल लिखेंगे जगह छोड़ के, जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सॉरी हाँ मैंने पीछे तो ठीक लगाया ना, हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा बेटा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अ बॉल is thrown vertically upward, a ball is thrown vertically upward with velocity 10 meter per second, with velocity 10 meter per second, full stop. Find the height achieved by it, and time taken by it to reach the height. Find the height achieved by it and time taken by it to reach that height. ठीक है,
अब सवाल को समझेंगे भाई। सबसे पहले तो हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है ऊपर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 10 मीटर पर सेकेंड से। ऊपर जाते वक्त जी, अच्छा ब्रैकेट में लिख लीजिए, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐसा है तो ऊपर जाते वक्त प्लस 10 लेंगे या माइनस लेंगे। अच्छा, आपको याद होगा मोशन चैप्टर से, अगर एक ऑब्जेक्ट को फेंका है तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बोला गया है कि वो कितनी हाइट अचीव करेगा। पहले तो ये निकाल दो, और टाइम, या पहले टाइम बोला है? पहले टाइम बोला है तो पहले टाइम निकाल लेंगे। आ जाओ भाई, ऐसा वैसे कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं बेटा, पहले हाइट बोला है तो हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, अब हाइट निकालने के लिए क्या हम कभी कभार कम बोलते हैं ना, कभी कभार चलता है, हर बार नहीं। चलो अब कौन सी इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे? थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड क्यों लगाएंगे? बिकॉज ये सारे वेरिएबल्स थर्ड इक्वेशन में आ जाते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हो गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर 2as भी चलेगा। फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 का स्क्वायर हो गया, जी हमारे पास हो गया माइनस, और हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ पे पहली बात तो आ गया -100 और नीचे आ गया -20। अब यहाँ पे माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो हाइट आ जाएगी 5 मीटर्स। हाइट आ जाएगी 5 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? टाइम। टाइम निकालने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन भी लगा सकता हूँ और फर्स्ट भी लगा सकता हूँ। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, a की बजाय g भी लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 थी, इसकी वैल्यू -10 है। टाइम निकालना है तो -10 अपॉन में -10 हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड, यानी इस बॉल को ऊपर जाने में 1 सेकेंड लगेगा। समझ गए क्या? चलो एक सवाल आप करेंगे, ये तो आप घर से नोट कर लेना, लेकिन एक सवाल आप करेंगे अब। A ball is dropped from height. A ball is dropped from height of 20 meter. Height of 20 meter. Full stop. Find the final velocity it will gain when it reaches the ground. When it reaches the ground, ब्रैकेट में लिख लीजिए टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से करो। देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 और हमने उसको ड्रॉप किया है 20 मीटर से, तो हाइट जिसको आप s भी कह सकते हो वो हो गया 20 मीटर। अब ऊपर से नीचे आते वक्त जी आपको बोला है 10, तो प्लस का 10 आएगा। इसके बाद आपको बोला है कि फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू। अब अगर आप समझो तो क्वेश्चन कुछ नए नहीं मिल रहे हैं आपको, सब पुराने ही है, बस a के बजाय g आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया v स्क्वायर, u की जगह हमारे पास आ गया 0, g की जगह 10 आ गया, हाइट आ गया हमारे पास 20। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और 20, यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ विच इज 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। डन है क्या? चलिए अब एक सवाल थोड़ा एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी में ये सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा कि मैंने करा दिया आपको क्लास में। सेम सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल आप करें। लिखो सवाल, लिखो। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100 मीटर। अ बॉल is dropped from height 100 meter and another ball is thrown vertically upward. Another ball is thrown vertically upward with velocity 25 meter per second. With velocity 25 meter per second. Calculate where the balls will meet. Calculate where the balls will meet.
क्वेश्चन को समझना है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन क्या है भाई, देखो हमारे पास एक ऊंचाई है कितने मीटर की, 100। टोटल ऊंचाई इसकी कितनी है भैया, 100। हमने एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, तो अगर इस वाली बॉल को ड्रॉप किया है तो इस वाली बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन में ले रहा हूं अभी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन मान लो क्वेश्चन में यही गिवन है। और अब इस सेम टाइम पे नीचे से भी एक बॉल को ऊपर फेंका गया, लेकिन उसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 25 मीटर पर सेकेंड और उसके लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा -10। आपसे पूछा ये दोनों बॉल कहाँ जाके मिलेंगी। अब सुनने वाली बात क्या है, अब कहीं तो मान लेते हैं, तो कहीं तो जाके मिलेंगी, मान लेते हैं दोनों की दोनों बॉल्स मिलती हैं यहाँ पे, कहीं तो मिलेंगे, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी। अब अगर ऊपर वाली बॉल ने x डिस्टेंस चला होगा तो नीचे वाली बॉल ने 100 - x चला होगा। टोटल ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई 100 है, तो अगर ये x चला होगा तो इसने कितना चला होगा, 100 - x चला होगा। अगर ये 20 चला होगा तो इसको 80 चलना होगा मिलने के लिए, और अगर वो 80 चला होगा तो इसको 20 चलना होगा। तो कहाँ मिले होंगे, कितना चलने पे मिले होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस सवाल में बच्चों को लगता है ये सवाल कैसे करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। दोनों केसेस में सेकंड इक्वेशन लगानी है और वैल्यू पुट करनी है। और समझाता हूँ। पहले अगर मैं बात करूं फॉर बॉल फर्स्ट वाली बॉल के लिए बात करूं, यानी कि उसके लिए, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर या 80 स्क्वायर। अब इसके लिए s कितना है, x है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो 0t तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, हाफ a की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू कितनी है 10, साथ में क्या आ गया t स्क्वायर, इसको इससे काट दिया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 5t स्क्वायर आ गई। इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लो, अब यही काम करो फॉर सेकेंड बॉल, फॉर बॉल 2। अगर आप सेकेंड बॉल के लिए काम करोगे तो फॉर्मूला वही लगाना होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, लेकिन फर्क ये है इस बार कि जो हाइट होगी वो 100 - x होगी। क्या होगी, पहले वाली ऊपर से नीचे x चली तो नीचे वाले को चलना होगा 100 - x। और इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कितनी है, 25, लेकिन हाँ ऊपर जाते वक्त g की वैल्यू -10 है, तो यहां से आ गया 100 - x इज इक्वल टू 25t। क्या इसको काटने के बाद -5t स्क्वायर आ गया। अब सुनो ध्यान से, क्या मैं x की जगह 5t स्क्वायर लिख सकता हूं? तो जहां पे भी मेरे पास x था मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 5t स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास 25t माइनस क्या हो गया, अब क्या 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल हो गया। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने इस x की जगह क्या लिखा है, 5t स्क्वायर, जो कि पीछे वाली इक्वेशन से आया था। अब यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 100 इज इक्वल टू 25t, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 100/25 विच इज 4। तो अभी तो हमने निकाला है कितने टाइम के बाद मिलेंगे, अब हमें क्या भी निकालना है, कहाँ जाके मिलेंगे, यानी कि x निकालना है। और x का फॉर्मूला पीछे हमारे पास 5t स्क्वायर आ चुका है, बोलो yes, और t की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4, तो x की वैल्यू आ गई 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 होता है 80। इसका मतलब है ऊपर से ये कितनी ऊंचाई पे मिलेंगे, यानी हमने इसको निशान को गलत बनाया, पर हमें क्या पता कहाँ आएगा, यानी ऊपर से ये 80 पे मिलेंगे, यानी नीचे वाली बॉल चलेगी 20 और ऊपर वाली चलेगी 80, तो ये जाके मिलेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। डन है, ये सारे सवाल आपको घर जाके रिपीट करना है, क्योंकि आप नोट तो करोगे। तो पहले क्या करना, सीधा नोट मत करना पीपीटी से, सबको बोल रहा हूँ, आप उन्हें पहले खुद बनाना और उसके बाद चेक करना पीपीटी से आपने सही किया है कि नहीं, जो गलत होगा उसको ठीक कर लेना। ओके, तो भाई कैसा लगा वन शॉट, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और कमेंट में ही लिख दीजिएगा कि इसका पार्ट 2 भी हमें ऐसे ही चाहिए, और मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा विद ऑफलाइन, अगर आपको पसंद आया तो। नहीं तो फिर मैं नॉर्मल तरीके से इस कमरे में ही रिकॉर्ड जैसे हम लोग करते हैं वैसे आपके लिए फ्लोटेशन यानी पार्ट 2 जो है इसका वो अपलोड करूंगा। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।